हाँ भाई, जय हिंद दोस्तों। तो वेलकम बैक टू द क्लास। आज की क्लास में हम वेक्टर अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे। अभी जैसा कि आपको पता ही है, अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं इस पूरी सीरीज़ में, तो मैंने पूरी कैलकुलस कंप्लीट करा दी है। इसके अंदर पूरे के पूरे जो हमारे 5 चैप्टर 12th में हैं कैलकुलस के, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, देन इंटीग्रल्स, देन एरिया अंडर द कर्व, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पांचों चैप्टर मैंने पूरे करा दिए। अभी हम वेक्टर्स एंड 3D को टारगेट कर रहे हैं। तो आज की क्लास में मैं वेक्टर पढ़ाने वाला हूँ। अगली जो भी हमारी क्लास आएगी उसके अंदर मैं आपको 3D पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। वेक्टर्स का समझना जरूरी है 3D के समझने के लिए, इसीलिए पहले वेक्टर कर रहे हैं, देन 3D करेंगे, जो कि थोड़ा सा आसान भी है वेक्टर पढ़ने के बाद, ठीक है। तो एक बार समझते हैं वेक्टर्स क्या होते हैं, और आप अपना पेन पेपर बिल्कुल ले लीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो की तरह आप इसे देखेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चाहे मैं कितना भी बोल लूँ कि वीडियो इज़ इनफ, बट आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इस टॉपिक में निखरते जाएंगे, इसके अंदर तो कोई शक है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लेके प्रभु का नाम कर देते हैं कार्यक्रम स्टार्ट। तो देखो, वेक्टर्स के बारे में हमें पढ़ना है, पर वेक्टर्स कहाँ से प्रकट हो गए एकदम से। तो देखो, मेन कॉन्सेप्ट तो इसका फिजिक्स से ही है। तो जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? जिनको क्वांटिफाई करा जा सकता है ना, मतलब जिनको आप नंबर से या फिर यूनिट से रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कि आपका वेट लिख सकते हो, आपकी इतने न्यूटन आपका वेट है, या फिर आपका मास लिख सकते हो कि मेरा जो मास है वो 70 kg है। अच्छा, वेट और मास में कंफ्यूज हो गए क्या? अच्छा, जो आप वेइंग मशीन पे नापते हो ना, वो आपका मास होता है 70 kg, जिसे आप बोलते हो, बिकॉज kg जो है वो मास की यूनिट है। फिजिक्स है ना, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे इसको भी हम समझ लेंगे, ठीक है। एक्चुअल में जो आपका वेट है वो लगभग, आप जब, अगर आपका मास 70 kg है तो उसे आप अराउंड 10 से मल्टीप्लाई करोगे, टू बी प्रिसाइज 9.81 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको आपका वहाँ पे वेट मिलेगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इन्हीं सब चीज़ों को आज हम समझने आए हैं, ठीक है। तो एक बार समझते हैं। देखो भाई, तो जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है, कई लोग तो अभी घबरा ही गए होंगे कि भाई पहले ही हमें तो अपना 70 किलो वजन ज़्यादा लग रहा था, अभी उसे सर तो 10 से मल्टीप्लाई, यानी कि 9.81 जो भी है उससे मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहे हैं, 650 वजन हो जाएगा। ऐसा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। फिजिकल क्वांटिटीज़, TITIES, जो भी है, स्पेलिंग वगैरह में कुछ नहीं रखा, ठीक है, वो मैं वैसे भी गलत करते रहता हूँ, ठीक है। देखो भाई, जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है दो तरीके की हो सकती हैं। एक होती है स्केलर, और दूसरी होती है वेक्टर। अच्छा, एक तीसरी तरीके की भी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिन्हें टेंसर बोलते हैं, जो ना स्केलर होती है ना वेक्टर होती है, पर उनके बारे में अभी हमें नहीं पढ़ना। हालांकि हमें तो ज़्यादा स्केलर के बारे में भी नहीं पढ़ना, इनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमें स्पेसिफिकली वेक्टर के बारे में पढ़ना है। उसके अंदर भी हमें एक वेक्टर क्या होता है, उसे कैसे लिखते हैं, कैसे ऐड करते हैं और कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, बस इतना सा हमें सीखना है, ठीक है। देखो भाई, इधर ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड से ही डिफाइन हो जाए। जैसे कि आप दुकान वाले के पास जाओ और बोलो, अंकल मेरे को 2 मीटर कपड़ा दे दो, वो समझ जाएंगे आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके की फिजिकल क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन हो जाए, उनको हम क्या बोलते हैं? स्केलर्स बोलते हैं। हैव ओनली मैग्नीट्यूड, इनके लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा भाई, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई एक काम कर, 2 किलोमीटर आप भाग के जाओ, तो आप मेरे से अगला सवाल क्या पूछोगे? सर किधर भागना है ना। सो अगर किधर भागना है, यानी कि मैं आपको 2 किलोमीटर के साथ साथ डायरेक्शन भी प्रोवाइड कर दूं कि भाई आप उस डायरेक्शन में जाके भागिए, तो ये क्वांटिटी स्केलर से क्या बन जाएगी? वेक्टर बन जाएगी। पहले मैं आपको 2 किलोमीटर यानी कि सिर्फ डिस्टेंस बता रहा था, अब मैंने 2 किलोमीटर के अंदर उसको डायरेक्शन भी दे दिया, यानी कि अब ये क्या बन चुका है? डिस्प्लेसमेंट बन चुका है। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन चुका है, यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ अगर हम उसका डायरेक्शन अटैच कर दें तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? एक वेक्टर क्वांटिटी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको डिफाइन करने के लिए हमें उनका मैग्नीट्यूड तो बताना ही बताना पड़ता है, साथ में उनका डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। इस तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मजाक में कभी ऐसे ही हम बोल देते हैं, भाई तू तो धरती पे बोझ है। इसका मतलब क्या है कि जो आपका वेट है वो धरती के ऊपर एक्ट हो रहा है, यानी कि आपका वेट डाउनवर्ड्स है ना। जो आपका 700 न्यूटन जो भी हम
आपका वेट की बात कर रहे थे, इट इज़ एक्टिंग डाउनवर्ड, यानी कि आपके वेट में मास तो है ही है, उसके अंदर डायरेक्शन भी है, उसके अंदर सॉरी मैग्नीट्यूड तो है ही है, उसका डायरेक्शन भी है जो कि धरती के ऊपर लग रहा है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। मजाक की बात है, ठीक है, बट वेट इज स्टिल अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, मतलब उसका हमें डायरेक्शन पता है। तो इस तरीके की फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए हमें उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता हो, उसको हम क्या बोल सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोल सकते हैं। हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, लिख देता हूं यहाँ पे, हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। अच्छा भाई देखो, सिर्फ इतना इनफ नहीं है, क्योंकि अगर इतना इनफ होता तो कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती जिन्हें हम वेक्टर्स की कैटेगरी में डाल देते, पर एक्चुअल में उन्हें नहीं डालते। उन क्वांटिटीज़ के बारे में भी मैं बात करता हूँ, और क्या होना चाहिए एक क्वांटिटी को वेक्टर बनने के लिए, वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। अच्छा भाई देखो, इतना तो आपको समझ में आ गया कि स्केलर्स के अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना, और वेक्टर्स के अंदर क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और उस मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन भी है, ठीक है। जैसे आप बोलो कि भाई गाड़ी इतनी स्पीड पे भगा दे, ठीक है, तो ये तो क्या हो गई, उसकी स्पीड हो गई, पर अगर इस स्पीड को आप डायरेक्शन प्रोवाइड कर दो कि भाई गाड़ी सीधे भगाइयो, पीछे की तरफ मत भगा दियो, दिक्कत हो जाएगी, पीछे तो जाम लगा हुआ है ना, तो अब ये क्या हो गई, वेलोसिटी हो गई, क्योंकि आपने स्पीड के साथ साथ उसे क्या प्रोवाइड कर दिया, एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर दिया। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, मैं एक सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ और इसको लाल रंग से बना देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑफकोर्स ये गलत एग्जाम्पल है। देखो हमारे पास यहाँ पे एक, सपोज ये पानी की पाइप है, या फिर चलो इलेक्ट्रिक करंट ले लेते हैं, आजकल हम थोड़े साइंटिफिक मिजाज के लोग बन गए हैं। तो इधर एक इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है सपोज 10 एम्पियर का, है ना, और इधर एक इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है इस वायर में से 5 एम्पियर का, तो इधर कितना इलेक्ट्रिक करंट जाएगा, 15 एम्पियर का जाएगा, ठीक है। अब आप इसे फ्लो भी समझ सकते हो कि इसमें से 10 लीटर पर सेकंड पानी आ रहा है, 5 लीटर पर सेकंड आ रहा है, इधर 15 लीटर पर सेकंड आ रहा है। दोनों ही एग्जाम्पल मतलब ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर जो इन दोनों वायर्स के बीच का एंगल है, इन दोनों पाइप्स के बीच का जो एंगल है, अगर मैं इसको चेंज कर दूँ तो क्या यहाँ पे कोई इम्पैक्ट होगा? देखो हमारे घर में तारे कैसी, वो जो इलेक्ट्रीशियन आता है टेढ़ी मेढ़ी करके पाइप में से कहीं भी डाल देता है ना, ठीक है, जो अंदर से फिटिंग होती है उसके अंदर, अगर तो भाई उसको ये सब देखना हो कि एंगल कहाँ पे वायर का रखना है, तो भाई इलेक्ट्रीशियन तो मतलब फिर उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ रिक्वायर्ड होगी, है ना। तो जो एंगल बिटवीन टू वायर्स है उसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता जो हमारा रिजल्टेंट है। सो बेसिक आइडिया ये है कि अगर तो इनके बीच के एंगल की वजह से यहाँ पे रिजल्टेंट पे इम्पैक्ट आ रहा होता, फॉर एग्जांपल ये फोर्स हैं, अगर सपोज ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है, अगर ये दोनों फोर्स सपोज यहाँ की तरफ लग रहे होते तो ऑफकोर्स ये ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर पाते। अब एक फोर्स मैं इधर लगा दूँ और एक फोर्स इधर लगा दूँ तो ये तो एक दूसरे को ही धकाते रह जाएंगे इधर की तरफ, तो इम्पैक्ट क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे। यानी कि बेसिकली जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो इम्पॉर्टेंट है, पर डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। हालांकि करंट के अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चीज़ें, पर वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे हमें वेक्टर्स को डिफाइन करने के लिए एक लाइन और ऐड करनी चाहिए कि ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करे, यानी कि जिसके अंदर इसका जो डायरेक्शन है, अगर हम दो वेक्टर्स को लेके आते हैं तो उनके बीच का जो आपस का एंगल है ना, उसकी वजह से रिजल्टेंट पे इम्पैक्ट आना चाहिए। अगर तो सपोज दो जने इस टेबल को, जो मेरे सामने टेबल है जो दिख नहीं रही आपको, इसी डायरेक्शन में धकाएं, मतलब धक्का दें, तो वो ज़्यादा फोर्स से जाएगा, है ना। अब एक भाई अपोजिट साइड से धका रहा है और एक भाई इस साइड से धका रहा है, तो ऑफ कोर्स आंसर हमारा डिफरेंट आएगा, यानी कि जो फोर्स का इम्पैक्ट रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, है ना। अब सपोज यहाँ पे टेढ़े एंगल से मैं इस कैमरे को धक्का देने लग जाऊँ तो इम्पैक्ट क्या आएगा, डिफरेंट आएगा, ठीक है। सो बेसिक आइडिया ये है, वेक्टर्स आर दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है इसके बारे में भी अभी हम समझेंगे, पर अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ सकते हो कि बेसिकली द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज इम्पॉर्टेंट
टू कैलकुलेट देयर रिजल्टेंट। आ गई बात समझ में? ऐसा नहीं है कि 2 + 2 हमेशा 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट होगा कि इस 2 और इस 2 के बीच में आपस में कितना एंगल बन रहा है। अगर तो दोनों 2 अपोजिट से आ रहे हैं तो ये कैंसिल ही हो जाएंगे, अगर सीधे आ रहे हैं तो ये दोनों ऐड ही हो जाएंगे। अगर इनके बीच का कुछ एंगल है तो हो सकता है यहाँ पे 0 आ रहा था, यहाँ पे 4 आ रहा था, तो 0 और 4 के बीच का कुछ आंसर हमें देखने के लिए मिले जब इन दोनों के बीच का कुछ एंगल है। अच्छा भाई देखो, एक बार मैं आपको ये भी समझा देता हूँ कि एक वेक्टर को लिख कैसे सकते हैं हम, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अच्छे से मैं जब पूरा ये अगला जो हमारा टॉपिक है ना, टाइप्स ऑफ वेक्टर, ये क्लियर करा दूंगा ना आपको, फिर मैं आपको अच्छे से वेक्टर लिखना सिखाऊंगा कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, ये सब कहानी हम तब सीखेंगे, ठीक है। पर अभी के लिए एक बार छोटा सा ऐसे ही इंट्रोडक्शन के तौर पर समझ लेते हैं कि अगर सपोज ये पॉइंट ए है और पॉइंट ए से आपने पॉइंट बी पे जाना है, ठीक है। सो ये जो पॉइंट ए होता है इसको हम इनिशियल पॉइंट बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ से कार्यक्रम स्टार्ट हो रहा है, और ये जो बी पॉइंट है इसको हम क्या बोल सकते हैं, फाइनल पॉइंट बोल सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो एरो हम इस तरीके से पॉइंट कर सकते हैं। जितना दूर ए और बी होगा उतनी बड़ी इस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो होता जाएगा। बेसिकली दिस लेंथ ऑफ वेक्टर शो कितना इसका मैग्नीट्यूड है, और एरो क्या दिखाता है, इसका कितना डायरेक्शन है। हालांकि कभी भी हम जब मैथमेटिक्स में इसका इस्तेमाल करते हैं ऐसे इसकी कितनी लेंथ है या नहीं है वो ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करता अभी के लिए, क्योंकि अगर हमें मतलब बस नहीं करता, अगर हमें मतलब कैसे करोगे यार इसको बार बार रिप्रेजेंट, डिफिकल्ट है। आप नंबर्स के टर्म्स में वेक्टर को डिफाइन करोगे कि ये दिस इतना दिस दैट, अभी उस पर मैं आता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। आपके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं होने वाला कि इतना बड़ा ये है तो इसका इतना मैग्नीट्यूड होगा, आप स्केल लेके लगे हुए हो भाई कैसे नापें इसे, है ना, उतना कुछ नहीं होने वाला, उतनी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बार टाइप्स ऑफ वेक्टर हम समझते हैं और एक बार उसी पे हम वापस भी चलेंगे, ठीक है। अच्छा भाई देखो, जब मैंने आपको अभी वेक्टर बताया तो मैंने बताया उसके अंदर मैग्नीट्यूड होना चाहिए और क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। अब हो सकता है उसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 0 हो, ऐसा भी हो सकता है। और अगर ऐसा हो रहा है कि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड तो है पर उसकी वैल्यू कितनी है, 0 है, तो इस तरीके के वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, नल वेक्टर बोलते हैं, या फिर 0 वेक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है भाई, नल वेक्टर या फिर 0 वेक्टर। अब इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 0 है, मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, इसको लिख कैसे सकते हैं, 0 वेक्टर को हम लिख कैसे सकते हैं, ये 0 लिखा और इसके ऊपर एक एरो बना दिया। बेसिकली एरो दिखा रहा है कि ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास क्या है, डायरेक्शन अवेलेबल है। इट इज़ लाइक कि मैं आपको बोलूँ कि भाई इस डायरेक्शन में भाग जा। सर कितना भाग जाऊं? भाई 0 मीटर भाग जा। अरे सर क्या बात कर रहे हो? तो बस आप इधर देखते ही रह जाओगे, कहीं भी भाग नहीं पाओगे। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आपको? अच्छा, इसकी डायरेक्शन की बात करूं, अगर इसका मैग्नीट्यूड तो 0 ही है ना, आप भाग तो कहीं भी नहीं पा रहे, यानी कि आप इसी पर्टिकुलर पोजीशन पे खड़े हैं, यानी कि इसका डायरेक्शन ये कुछ भी डायरेक्शन हो सकता है, इसीलिए इसके डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड बोलते हैं। एट टाइम्स कई लोग इसे एनी डायरेक्शन भी बोल देते हैं, ठीक है। डायरेक्शन क्या है, नॉट डिफाइंड है, ठीक है। अच्छा, इसका यूज़ क्या है? अगर आप बोलो कि सर 0 वेक्टर तो है, क्या पढ़ा रहे हो? अच्छा देखो भाई, जैसे कि अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि आपके पास 100 रुपये थे और आपने 100 के 100 रुपये खर्च दिए, आपके पास कितने रुपए बचे? तो आप कहोगे सर मेरे पास 0 रुपीज़ बचे। बात समझ में आ रही है? यानी कि आपने जब रुपीज़ में से रुपीज़ सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास आंसर क्या आया, रुपीज़ में ही आया। 100 रुपीज़ माइनस 100 रुपीज़ इज इक्वल टू 0 रुपीज़। या फिर आपने मैट्रिक्स एडिशन देखी होगी, वहाँ पे आपने एक नल मैट्रिक्स के बारे में सुना होगा या फिर 0 मैट्रिक्स के बारे में सुना होगा। उसका मेन काम भी क्या था, कंपैरिजन पर्पज़ के लिए था कि अगर सपोज कभी ऐसा हो रहा है कि आपको जो आंसर आ रहा है वो 0 आ रहा है, सो यू विल नॉट राइट इट लाइक 0, यू विल राइट इट लाइक 0 मैट्रिक्स, ठीक है। अगर तो आपका जो आंसर है वो किस में है, मैट्रिक्स फॉर्म में ही है। तो यहाँ पे भी सेम ही काम होता है। एट टाइम्स ऐसा हो सकता है कि 2 वेक्टर्स को ऐड करके क्या आ रहा हो, 0 आ रहा हो, और आंसर हमें वेक्टर्स के अंदर देना है, तो हम वहाँ पर उसे 0 ना लिख करके क्या लिखेंगे, 0 वेक्टर लिखेंगे, है ना। इस तरीके का एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे भी डाला है, ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जस्ट सो दैट यू कैन रिमेंबर दैट
कि जीरो वेक्टर ऐसी ही फालतू चीज़ नहीं है, इसका भी काम हो सकता है। जैसे देखो एक क्वेश्चन दिया है कि एक वेक्टर ये था, अभी बड़ा ही भयंकर दिख रहा होगा आपको, एक वेक्टर ये था और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, बेसिकली एक जीरो वेक्टर आ रहा है। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है, अभी इन क्वेश्चंस को भी हम करेंगे, जस्ट मैंने ऐसा दिखाई दिया आपको कि इसका बेसिक काम होता क्या है। अच्छा भाई आगे चलते हैं, अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर, इसका नाम क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, देखो भाई यूनिट वेक्टर का मीनिंग क्या है। यूनिट वेक्टर का मीनिंग ये है कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो। ठीक है, अब आप कहोगे सर अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो इसका काम ही क्या है, 1 का तो काम कुछ होता ही नहीं है। मैं कहूँगा काम होता है, अगर किसी को 1 से मल्टीप्लाई करें तो सेम चीज़ ही वापस आ जाती है। तो कहोगे सर हम भी तो वही कह रहे हैं कि अगर इसे मतलब इसका बेसिकली कुछ काम नहीं है। ठीक है, पर देखो ऐसा नहीं है, इसका बहुत काम है, क्योंकि वेक्टर के अंदर दो चीज़ें, क्या चीज़ें, दो चीज़ें, एक है उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या है, उसका डायरेक्शन है। तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही है, बट इट हैज़ सम डायरेक्शन। ये बात समझ पा रहे हो आप, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है पर इसके पास कुछ डायरेक्शन ज़रूर है। ठीक है, एक सेकेंड, ये पंखा खुला रह गया, हो सकता है नॉइज़ कर रहा हो, इसको बंद कर देते हैं। तो मैं क्या कह रहा था, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, पर इसके पास डायरेक्शन तो है। तो अगर मेरे को बेसिकली ये क्या करेगा, किसी भी चीज़ को डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। जैसे आप ऐसा सोच सकते हो कि आपके पास एक धनुष तैयार है, आपका उसका मतलब आपने उसका डायरेक्शन सेट कर रखा है, यू जस्ट नीड टू पुट मैग्नीट्यूड इन दिस, कि भाई कितनी दूर फेंकना है इस डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है। सो मैग्नीट्यूड आप कहीं पे से लाके अगर इस यूनिट वेक्टर में चिपका दोगे तो उतने ही मैग्नीट्यूड से ये उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में चले जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ये सिर्फ डायरेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। सिर्फ डायरेक्शन कैसे प्रोवाइड करेगा, क्योंकि अगर किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होता है तो उसके मैग्नीट्यूड को इफेक्ट नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि इसका खुद का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। आ गई बात समझ में। ये सिर्फ क्या करेगा, उस पर्टिकुलर थिंग को डायरेक्शन प्रोवाइड कर देगा। क्लियर है। अच्छा भाई लिखते कैसे हैं इसे, एक बार पहले मैं लिख देता हूं कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया मैग्नीट्यूड कितना है इसका, 1 है। ठीक है, अब डायरेक्शन डिपेंड करता है कि क्या होगा। ठीक है, अच्छा सिंबल कैसे लिखते हैं, जैसे कि सपोज कोई एक वेक्टर है ए बी वेक्टर, जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया था। तो ए बी वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं कि एक वेक्टर है, ऊपर की तरफ एरो बना दिया कि ए से लेके बी की तरफ जा रहा है। अच्छा कोई इसे ऐसे भी लिख सकता है कि एक ए बी वेक्टर है, पर जनरली ऐसे लिखते नहीं है कि ये ए से बी की तरफ आ रहा है। इट ऑल्सो मीन्स द सेम थिंग, क्योंकि ये भी ए से बी की तरफ जा रहा है और ये भी ए से बी की तरफ जा रहा है, पर जनरली इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा भाई अब यहाँ पे यूनिट वेक्टर को कैसे हम लिखते हैं, इसके ऊपर एक ऐसा सिंबल बनाते हैं और इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, कैप बोलते हैं, ए बी कैप बोलते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अच्छा भाई जैसे सपोज मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। आपके पास सपोज 100 रुपये थे, आपके पास जितने भी रुपए थे उसको मैंने 100 से डिवाइड कर दिया। अब आपके पास कितने रुपए हैं, अब आपके पास 1 रुपीज़ है ना। सपोज आपके मैथ्स में मार्क्स आए 70, आपके जितने भी मार्क्स आए मैंने उसे 70 से डिवाइड कर दिया। अब आपके पास क्या बचा है, आपके पास 1 मार्क बचा है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अगर आप किसी भी चीज़ को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा सिर्फ, और साथ में क्या रह जाएगा, उसका डायरेक्शन, बेसिकली डायरेक्शन रह जाएगा। ठीक है, सो अगर हमें ए बी वेक्टर कभी भी कैलकुलेट करना है, ए बी वेक्टर हमें कभी भी कैलकुलेट करना है तो हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम ए बी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड का सिंबल है मॉड की तरह ही। अब मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं वो जस्ट मैं अभी आपको बताता हूँ, आप टेंशन मत लो। ठीक है, पर अभी के लिए ये समझो, नल या जीरो वेक्टर मैग्नीट्यूड 0, यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1। हाउ टू ऑब्टेन अ यूनिट वेक्टर, जस्ट डिवाइड दैट वेक्टर विद इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, आप ए बी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या बन जाएगा, ए बी कैप बन जाएगा। अच्छा यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक वेक्टर्स ऐसे हैं जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं किसी भी वेक्टर को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, सो इन यूनिट वेक्टर्स को मैं एक बार लिख रहा हूँ, हर वेक्टर के अंदर ही इनका काम आएगा। आई कैप इज बेसिकली अ यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। आई होप आप समझते हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर जो होता है उसको हम क्या लिखते हैं, आई कैप लिखते हैं। यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ एक्स, इन डायरेक्शन ऑफ एक्स।
ठीक है। फिर जे कैप है, जे के ऊपर ये टॉपी पहना दिया इसको, ये जो भी है सिंबल, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वाई। और के कैप क्या है, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ जेड। अब देखो भाई, अब हम एक वेक्टर को अच्छे से डिफाइन करना सीखते हैं, क्योंकि हमारे पास जो एक बेसिक टूल होता है आई कैप, जे कैप, के कैप, ये हमें पता चल चुका है। एक यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ एक्स को क्या बोलते हैं, आई कैप बोलते हैं। यानी कि अगर आपको एक्स एक्सिस में 1 यूनिट जाना है तो यू कैन सिंपली से दैट आई कैप। क्यों? क्योंकि आई कैप इटसेल्फ क्या बता रहा है आपको कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है और इसका डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस है। ठीक है। अब अगर सपोज आपको एक्स एक्सिस में ही 5 यूनिट्स जाना है, कितने यूनिट्स जाना है, सपोज 5 यूनिट जाना है, सो आप इसको क्या बोल सकते हो, 5 आई कैप बोल सकते हो, क्योंकि 5 क्या बता देगा आपको कितने यूनिट्स जाना है और आई कैप बता देगा कि किस डायरेक्शन में आपको आगे जाना है। अब देखो, अगर मेरे पास सपोज एक ए बी वेक्टर था, जैसा कि मैंने यहाँ पे भी बताया था, ठीक है। सो मेरे पास क्या था, एक ए बी वेक्टर था, ऊपर भी हम ए बी वेक्टर का जिक्र कर रहे हैं, ए बी वेक्टर, जिसके अंदर ए के कुछ कोऑर्डिनेट्स थे, सपोज 3, 4, 1 इसके कोऑर्डिनेट थे। देन अपना एक बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, 5, 7, सपोज 10 इसके कोऑर्डिनेट है। अब अगर मेरे को ए बी वेक्टर को लिखना है, सो ए बी वेक्टर का बेसिक मीनिंग ये होता है दैट इफ यू वांट टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, how much distance you have to travel in x, how much distance you have to travel in y, how much distance you have to travel in z। तो यहाँ पे अगर मैं ए बी वेक्टर को लिखना चाहूँ तो देखो इसको कैसे लिख सकता हूँ कि x एक्सिस में आपको 2 यूनिट्स आगे जाना पड़ेगा, तो 2 आई कैप लिख दिया, क्योंकि आई क्या दिखा रहा है, ये x एक्सिस में आगे गया, प्लस y डायरेक्शन में आपको 4 से 7 जाना है, यानी कि 3 यूनिट्स आगे जाना पड़ेगा। जे कैप क्या दिखा रहा है, इसका डायरेक्शन दिखा रहा है कि y वाला डायरेक्शन है, और यहाँ पे 1 से लेके आपको 10 जाना है, यानी कि 9 के कैप जाना है। आई जे के, x में इतना, y में इतना, और z में आपको इतना आगे जाना पड़ रहा है। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर है ये बात आप लोगों को? तो यहाँ से हमने क्या करा, ए बी वेक्टर को लिखना सीख लिया कि ए से बी अगर हमने जाना है तो ए बी वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं। ए बी वेक्टर को कई बार ये लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। क्योंकि बेसिकली ये डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहा है कि ए से लेके बी की क्या डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा भाई, जैसे कि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, ऐसे ही एक छोटा सा वेक्टर और होता है, पोजीशन वेक्टर। बेसिकली पोजीशन वेक्टर क्या कैलकुलेट करता है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इनकी पोजीशन कैलकुलेट करता है। अब आप मेरे को खुद अपनी 5% बुद्धि, कितने 5% बुद्धि का इस्तेमाल करके ये बताओ, अगर आपको ओरिजिन से ए पे जाना है, क्या बोल सकता हूँ, एक्स एक्सिस में 3, वाई एक्सिस में 4 और जेड एक्सिस में 1 यूनिट आगे जाना पड़ेगा आपको। सो बेसिकली अगर आपको ए का पोजीशन वेक्टर लिखना है ना, तो यू कैन राइट इट लाइक 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप। अच्छा, पोजीशन वेक्टर ऑफ जैसे ए लिख रहे हैं तो हम इसे ओ ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हम ओरिजिन से कहाँ पे आए हैं, ए पे आ गए हैं। कुछ नहीं है यार, ये फालतू चीज़ें हैं सब, आई जे के सब के साथ लगा के लिख दो, कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ पे ओ बी है तो यहाँ भी कुछ नहीं है, ये आई जे के लगा के लिख दो, आई जे के। ये क्या हो गए, इनके पोजीशन वेक्टर हो गए। अब अगर पोजीशन वेक्टर से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको चाहिए, बाद वाले में से पहले वाला घटा दो, तो 5i में से 3i गए 2i, 7j में से 4j गए 3j, और 10k में से k चला गया तो 9k। वही मैंने यहाँ पे भी लिख रखा था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डिफरेंस दोनों में कुछ नहीं होता, एक तरीके से दोनों ही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हैं, बट पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस ये हो जाता है कि ये डिस्प्लेसमेंट तो बताता है, पॉइंट ए की डिस्प्लेसमेंट बताता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओनली, और ये किसी के भी रिस्पेक्ट में इसकी डिस्प्लेसमेंट बता सकता है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, बाद वाले में से पहले वाला सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको वेक्टर मिल जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे चलते हैं। अब देखो भाई, यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड का जिक्र किया है, ठीक है, तो एक बार मैग्नीट्यूड समझते हैं कि मैग्नीट्यूड होता क्या है, ठीक है। देखो भाई, इधर कितनी स्पेस है, चलो ठीक है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड समझ लेते हैं हम। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, कोई नहीं, थोड़ा सा होल्ट ले रहे हैं इसके अंदर हम, नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ठीक है,
अब यहाँ पे यूनिट वेक्टर में ही मैंने आपको आई जे के डिफाइन करके बता दिए और एक डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन वेक्टर का भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर करा दिया, ठीक है। बाकी चीज़ें ज़्यादा जो है ना, मतलब अभी जितनी कॉम्प्लिकेटेड लग रही हैं क्वेश्चंस में इतनी नहीं होती हैं। क्वेश्चंस करने का जो स्टाइल है या कॉन्सेप्ट है हल्का सा डिफरेंट रहता है। ये सब बेसिकली किताबी ज्ञान की तरह है, हालांकि इंपॉर्टेंट ये भी है अगर आप हर चीज़ को बेसिक से समझना चाहते हैं तो, ठीक है। देखो भाई इधर अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, देखो भाई मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर को आप ऐसे समझ सकते हैं दैट अब ए से कहाँ जाना है, बी पे जाना है। ये 3 4 1 है और ये कितना है 5 7 10 है। अल्टीमेटली यू हैव टू मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी विल बी कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ए और बी के बीच का, इसी को हम क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बोल देंगे, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हालांकि एक छोटा सा फॉर्मूला है, मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूँ, हो सकता है आपको समझ में ही आ जाए। सॉरी ये सपोज अपना एक्स एक्सिस है, अरे भाई क्यों परेशान कर रहे हो, ये अपना जेड एक्सिस है और ये अपना वाई एक्सिस है, ठीक है भाई। ये हमारे एक्स वाई जेड एक्सिस हो गए। ठीक है, अब देखो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ये हमारा इनिशियल पॉइंट है और ये हमारा फाइनल पॉइंट है। थोड़ा सा 3D में सोचने की कोशिश करना। एक वेक्टर था ए बी, ठीक है, और ये इक्वल था ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप के इक्वल। बेसिकली ये बोल रहे हैं कि एक्स एक्सेस में ये एक्स हो गया सपोज, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया, जी हो गया, जो भी हो गया, स्मॉल में लिखो कैपिटल में लिखो, लो भाई कैपिटल में लिख दिया, कोई बात नहीं। अब इधर देखो ये हमें ये बोल रहे हैं कि एक्स एक्सिस में आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ए यूनिट्स डिस्टेंस ट्रैवल किया है, यानी कि ये डिस्टेंस जो दिया गया है ये बेसिकली किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। देन आपने जेड एक्सिस में कितना ट्रैवल कर रखा है, सी डिस्टेंस ट्रैवल कर रखा है, तो इसको डिफरेंट कलर से कर देता हूँ मैं, कोई नहीं, ग्रीन से कर देता है। तो ये हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया जेड में, मैं पहले जेड कर रहा हूँ, कॉम्यूटेटिव है कि पहले ये भी कर सकते हैं ये भी कर सकते हैं, थोड़ा सा ड्राइंग में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सो ये ग्रीन वाला डिस्टेंस कितना हो गया, सी हो गया। एंड देन आपने क्या किया है, बी डिस्टेंस वाई एक्सिस की तरफ ट्रैवल किया है। ठीक है, सो आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से कार्यक्रम चल रहा है। देखो ए डिस्टेंस एक्स में गया, देन सी डिस्टेंस जेड में गया एंड देन बी डिस्टेंस ये वाई में गया। सो अल्टीमेटली जो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर ए बी है वो किसके इक्वल होना चाहिए कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, यानी कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है, दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है। अब देखो अल्टीमेटली वी आर लुकिंग फॉर दिस थिंग। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, अगर आप मतलब 5% कितने 5% अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो तो आप थोड़ा सा ये ऑब्जर्व कर पाओगे कि ये वाली लाइन, दिस येलो लाइन, एंड अगर मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, सो दिस डॉटेड लाइन, दीज फॉर्म्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट दिस पॉइंट। ठीक है, हालांकि अभी ये थोड़ा मतलब 2D में नहीं इतना विजुअलाइज हो पाएगा, पर अगर आप थोड़ा 3D में इसको सोचने की कोशिश करोगे तो आप रियलाइज कर पाओगे कि ये एंगल कितना है, 90 डिग्रीज है, ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। सो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच में हमेशा 90 डिग्री ही बनता है। ऐसा सोच सकते हो, ये धरती है, ये धरती है, ये पैरेललोग्राम टाइप जो दिख रहा है, हालांकि एक रेक्टेंगल है, तो ये धरती के ऊपर एक पोल खड़ा है, तो धरती से पोल क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा। सो देखो इस ट्राइंगल के अंदर मैं अगर ये कैलकुलेट करना चाहता हूँ जिसमें मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, तो येलो लेंथ तो मेरे को पता ही है, मेरे को जस्ट ये डॉटेड लेंथ चाहिए। देखो डॉटेड लेंथ कैलकुलेट करना भी बहुत ही आसान काम है। कैसे कर सकते हो आप ये बोल सकते हो कि सर
ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, क्योंकि ये पूरा क्या है, एक रेक्टेंगल है, हालांकि देखिए थोड़ा पैरेललोग्राम टाइप रहा होगा, ठीक है। आप अपने रूम की तरह से सोच सकते हो, जिसकी एक साइड सी है, सॉरी ए है, और दूसरी साइड सी है, तो ये जो डायगोनल होगा ये क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो मैंने ये डॉटेड से दिखा है, दिख भी रहा है ये, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। सो ये ए था, ये सी था, तो ये कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया। अब इस ट्राइंगल में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी, ओ सॉरी, अबे यार भाई सब परेशान करने में लगे हुए हैं, ठीक है कोई बात नहीं, अब सही दिख रहा है ना। सो इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, कैसे कैलकुलेट कर लूँगा, देखो इधर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट अंडर, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर, तो रूट हट गया, और प्लस बी स्क्वायर। आई होप आप समझ पा रहे होगे, और यही हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आ गया। सो ए बी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जेड के कोफिशिएंट का स्क्वायर। नहीं भी आया तो एक बार थोड़ा सा दोबारा देखना, आसानी से समझ में आ जाएगा, फिर भी एक बार दोबारा बता रहा हूँ। एक्स डायरेक्शन में हम ए गए हैं, देन जेड डायरेक्शन में हम सी गए हैं, एंड देन वाई डायरेक्शन में हम बी गए हैं। हमें ये डिस्टेंस चाहिए, तो इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल मान के, राइट एंगल यहाँ पे बन रहा है, मैंने ये डॉटेड लाइन कैलकुलेट कर ली, विच इज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब मैंने इस ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाई, सो ये क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट अंडर, तो ये वैल्यू मेरे को मिल जाएगी जो कि यहाँ पर लिखी हुई है। इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट का स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया, और इसका स्क्वायर डायरेक्ट ही आ जाएगा, और रूट अंडर करेंगे तो डायरेक्ट मेरे को ये वैल्यू मिल जाएगी। तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, आप एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर के जेड के कोफिशिएंट का स्क्वायर का रूट अंडर कर दो, ठीक है। अब देखो, जैसे कि हमारे पास ये एक वेक्टर निकला था, जैसे मैं यही वेक्टर ले लेता हूँ, ए बी वेक्टर 3 4 1, या कोई नहीं, एक नया ए बी वेक्टर डिफाइन करते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट हैं सपोज 3 1 7, और दूसरा पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट हैं 1 2 4, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया था, बाद वाले में से पहले वाला सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो ए बी वेक्टर किसके इक्वल होगा, 1 3 यानी कि -2 आई कैप, 2 -1 यानी कि +1 जे कैप, 4 7 यानी कि -3 के कैप। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखो, अगर मैं ए बी का मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूँ तो बड़ा ही आसान है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, एंड -3 का स्क्वायर इज 9। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी कि ये कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 14 हो गया। अब आपको अगर यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए बी कैलकुलेट करना है, तो देखो मैंने आपको जैसा कि बताया था, अगर आप किसी भी वेक्टर से उसका मैग्नीट्यूड छीन लें, सो यू विल बी लेफ्ट विद जस्ट डायरेक्शन, तो आपके पास यहाँ क्या बच जाएगा, ए बी क्या बच जाएगा। सो बेसिक आइडिया यही है कि आप ए बी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। क्लियर हुई ये बात। सो -2 बाय में स्क्वायर रूट ऑफ 14 आई कैप, अलग अलग के नीचे जनरली लिख लेते हैं, +1 बाय में स्क्वायर रूट ऑफ 14 जे कैप, -3 बाय में स्क्वायर रूट ऑफ 14 के कैप। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमने यहाँ पे सीख ली है, मैग्नीट्यूड एक वेक्टर का किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आप सब बच्चों को ये समझ में आया होगा। ओके फाइन। सो अभी तक हमने क्या सीख लिया कि फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की, एक स्केलर एक वेक्टर। स्केलर के पास क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सिर्फ, और इसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। ऑल्सो इट शुड फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, दैट इज व्हाइल एडिंग टू वेक्टर्स द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स शुड बी इंपॉर्टेंट फॉर गेटिंग द रिजल्टेड, विच वॉज नॉट द केस विद दिस करंट। सो दैट्स वाई हमने इसे कहा कि ये वेक्टर नहीं है, ठीक है। फिर हमने ये कहा कि अगर एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, सो ए और बी की जो
बीच की लेंथ है ये इसके मैग्नीट्यूड को शो करती है। हालांकि हमने अभी अभी सीख लिया है कि किसी भी वेक्टर को हम कुछ इस तरीके से या फिर इस तरीके से लिखते हैं, तो इतनी ये जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है उतना इंपॉर्टेंट अभी हमारे लिए नहीं है। बट स्टिल अगर मैं ए बी वेक्टर को शो करना चाहता हूँ तो ए बी लिख के उसके ऊपर एक एरो बना के शो कर सकता हूँ। ए हमारा इनिशियल पॉइंट है और बी हमारा क्या है, टर्मिनल पॉइंट है। बी हमारा क्या है, टर्मिनल पॉइंट है। ठीक है, आ गई बात समझ में। फिर हमने सीखा कि नल वेक्टर क्या होता है, कैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, इसका डायरेक्शन कुछ भी या फिर हम कह सकते हैं नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि जब भी मैथ्स में मल्टीपल आंसर हमें सेम कैलकुलेशन के देखने के लिए मिले तो उसे हम नॉट डिफाइंड ही बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे यूनिट वेक्टर के बारे में समझा, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और इसका इस्तेमाल क्या रहेगा, किसी भी मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन दिखाना। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, एक तीर बिल्कुल डायरेक्शन के साथ तो तैयार है, बस अब आप इसे कितनी तेज खींचते हो वो क्या डिसाइड करेगा कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होने वाला है। ठीक है, अब हमने ये कहा कि किसी भी वेक्टर को डिफाइन करने के लिए हमने कहा कि एक छोटे छोटे वेक्टर डिफाइन कर लेते हैं। आई कैप हमने कहा यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ एक्स को, जे कैप कहा हमने यूनिट डायरेक्शन इन वाई को, और के कैप कहा हमने यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ जेड को। फिर हमने ये कहा कि अगर हम ए से बी के बीच के एक वेक्टर को कैलकुलेट करना चाहते हैं जिसमें ए के कोऑर्डिनेट ये हैं और बी के कोऑर्डिनेट ये हैं, अगर इन कोऑर्डिनेट्स को हम पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में लिखना चाहें तो 3 के साथ जस्ट आई कैप, 4 के साथ जे कैप और 1 के साथ के कैप लगा देंगे। यहाँ पे भी सिमिलर तरीके से काम कर सकते हैं। अब ए बी का अगर हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना है तो बाद वाले में से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करके हम क्या लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर को बना सकते हैं। आई होप इतनी बात सब बच्चों को समझ में आ गई होगी। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमने क्या कहा है, जैसे कोई भी एक वेक्टर है तो इसके अंदर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z के कोफिशिएंट का स्क्वायर का रूट अंडर हमने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है भाई, तो छोटा सा मैंने अभी तक जितना पढ़ाया था उसे समराइज भी कर दिया। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए वेक्टर को मैग्नीट्यूड से उसके डिवाइड कर दो, जो अभी अभी हमने यहाँ पे निकाला था, तो क्या आ जाएगा अपने पास, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए बी। यानी कि अब हम सिर्फ ए बी में तो जाएंगे पर कितना जाएंगे, एक यूनिट ही आगे जाएंगे, ये बात फिक्स रहने वाली है। ठीक है, ए बी में तो हो सकता है यहाँ पे रूट 14 यूनिट्स हम आगे चले जाते हैं, पर अब हमने इसका मैग्नीट्यूड लिमिट कर दिया कितने से, 1 से, यानी कि डायरेक्शन तो यही रहेगा। पहले इस डायरेक्शन में हम रूट 14 जा रहे थे, अब इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम सिर्फ 1 यूनिट जाएंगे। क्लियर है? अच्छा, सपोज़ कोई आपके सामने ज़्यादा होशियारी झाड़े और बोले कि ए बी के ही डायरेक्शन में मेरे को 10 यूनिट्स वाला एक वेक्टर निकाल के बताओ, तो आप सबसे पहले इसका यूनिट वेक्टर तो निकाल ही लिया है। अब अगर आप इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसका मैग्नीट्यूड कितना था, 1 था। अगर इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो अब डायरेक्शन तो वही रहेगा, बस इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो वो काम भी हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा भाई आगे चलते हैं, कुछ और तरीके के वेक्टर देख लेते हैं। थर्ड टाइप का जो हमारा वेक्टर है इसका नाम है, थर्ड टाइप का जो हमारा वेक्टर है, इन्हें पैरेलल वेक्टर बोल सकते हो या कोलिनियर वेक्टर भी बोल सकते हो। अच्छा, अब आप कहोगे सर पैरेलल और कोलिनियर ना सेम नहीं होते, हो सकता है आप कुछ गलती कर रहे हो। देखो नहीं, जो भी वेक्टर्स के बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं ना, ये सब क्या है, फ्री वेक्टर्स हैं। देखो मैंने बताया एक वेक्टर के पास क्या है, एक तो मैग्नीट्यूड है और दूसरा क्या है, डायरेक्शन है, पर इसके पास कोई पोजीशन नहीं है। देखो वेक्टर के पास क्या है, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। एक किधर पॉइंट कर रहा है, उस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, और इसकी लेंथ कितनी है, जितनी मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना है, जितनी इसकी लेंथ है। अब अगर मैं इसे यहाँ पे ले जाऊँ ना, तो भी देखो ये उसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है अभी भी, और मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ भी कितनी है इसकी, उतनी ही है जितनी पहले थी। सो बेसिकली हम वेक्टर को इस तरीके से मूव करा सकते हैं, यहाँ से यहाँ या और भी कहीं पे, बस आपको इसे रोटेट वगैरह नहीं करना, रोटेट करने से इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो देखो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि अगर जैसे सपोज अपने पास कोई इस तरीके का एक वेक्टर था, ठीक है, और दूसरा वेक्टर था इस तरीके का, आप कहोगे सर ये पैरेलल है। मैं कहूँगा पैरेलल तो है ही, बट यू कैन ऑल्सो से दैट दीज आर कोलिनियर, बिकॉज आप इसे इस तरीके से मूव कर सकते हो। और ये बात समझ में, कोलिनियर का मतलब क्या होता है, सेम लाइन में, और पैरेलल का मतलब क्या होता है, ऐसी लाइन जो आपस में
सेम डिस्टेंस मेंटेन कर रही हो। पर यहाँ पे इन दोनों को मैं पैरेलल और कोलिनियर दोनों ही बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो वेक्टर हैं ये किस टाइप के हैं, फ्री वेक्टर टाइप के हैं। तो अभी भी देखो इसका डायरेक्शन किधर है, इधर राइट हैंड साइड पे, और जो इसकी लेंथ है क्या दिखा रहा है, इसके मैग्नीट्यूड को देखो, ना ही तो इसका डायरेक्शन चेंज हुआ, अभी भी ये राइट साइड पे ही है, और इसकी लेंथ भी नहीं चेंज हुई क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो वेक्टर के पास तो दो ही चीज़ थी, एक मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन, पोजीशन नहीं थी। सो पोजीशन मैं इधर उधर शिफ्ट कर पा रहा हूँ अनलेस इट इज़ अ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अच्छा भाई, अब देखो जो हमारे पास पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर हैं दो तरीके के हो सकते हैं। अगर तो पैरेलल वेक्टर सेम ही डायरेक्शन में है तो इन्हें हम लाइक बोलते हैं, और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं तो इन्हें हम अनलाइक बोलते हैं। आ गई बात समझ में? अगर दो वेक्टर्स को आपको इक्वल करना है तो उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चीज़ सेम होनी चाहिए, मतलब हल्का सा भी कुछ भी फ़र्क नहीं हो सकता। अगर मैं इसको यहाँ पे मूव करा के इसके ऊपर ओवरलैप करूँ तो आपको एक ही वेक्टर नज़र आना चाहिए, दो नहीं आने चाहिए। आगे बात समझ में? सो लाइक अनलाइक क्लियर है पैरेलल के अंदर? ओके गाइस, फाइन। अच्छा, दो छोटे छोटे वेक्टर मैं और बता देता हूँ, हालांकि ज़्यादा काम के नहीं है, पर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में कुछ डेफिनेशंस के अंदर यूज़ हो जाते हैं। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर्स कुछ नहीं है, दो ऐसे वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, सेम हो, इस तरीके के वेक्टर को हम को इनिशियल वेक्टर बोल सकते हैं। और दूसरा है को टर्मिनस वेक्टर। स्पेलिंग वगैरह आप यार देख लेना, कोई टेंशन नहीं है ज़्यादा। तो इस तरीके के वेक्टर जिनका टर्मिनल पॉइंट क्या हो, सेम हो, ये टर्मिनल पॉइंट है, दोनों का सेम है, तो इस तरीके के वेक्टर्स को हम क्या बोल सकते हैं, को टर्मिनस वेक्टर बोल सकते हैं। जो मेन चीज़ थी वो मैं आपको बता चुका हूँ, यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अगर एक वेक्टर दे दिया जाए तो उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड करके। ठीक है भाई, चलो भाई आगे चलते हैं। अब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पे आते हैं। तो तीन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन हमें पढ़ने, सॉरी, एक बार मैं स्पेस देख रहा था कि कितनी स्पेस मैंने वहाँ पे दी है, उसके अकॉर्डिंग मैं एडजस्ट कर लेता। सो कोई बात नहीं, 2 पेज की स्पेस बहुत है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के लिए। सो 2-3 लॉ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बहुत है बस ट्राइंगल लॉ। देखो इधर क्या ट्राइंगल लॉ कह रहा है कि अगर सपोज आपके पास एक ये वेक्टर है और दूसरा आपके पास ये वेक्टर है, और इन दो वेक्टर्स को आप जोड़ना चाहते हो, तो देखो ऐसे ही आप इन्हें नहीं जोड़ सकते। जैसा कि मैंने आपको बताया था वेक्टर्स कैसे हैं, फ्री वेक्टर हैं, तो इस वेक्टर को ऊपर की तरफ पॉइंट करना है और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करना। तो मैंने इसको यहाँ पे लाके ऐसे एडजस्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे लाके ऐसे एडजस्ट करने से फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ, जैसे कि सपोज़ ये अपना ए वेक्टर था और ये अपना बी वेक्टर था। अगर सपोज़ कोई मनुष्य यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से यहाँ गया, क्या मैं इसका मतलब ये बोल सकता हूँ कि ये भाई यहाँ से यहाँ गया है? सो बस यही क्या हमारा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। पर आपको ऑर्डर का ध्यान रखना है कि आप पहले यहाँ से जाओ फिर यहाँ से यहाँ चले जाओ। इसका मीनिंग क्या है कि आप यहाँ से यहाँ गए। आप कहोगे सर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ही पढ़ाते रहोगे क्या, सब्ट्रैक्शन कब पढ़ाओगे? मैं आपको कहूँगा कि भाई वेक्टर लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन मेरे को आता ही नहीं, पढ़ाऊँगा कैसे? पर मेरे को एक चीज़ ज़रूर आती है। देखो मेरे को एक चीज़ ये आती है कि बी वेक्टर अगर इधर है तो माइनस बी वेक्टर पक्का इधर होगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? बी वेक्टर अगर ऊपर की तरफ था तो माइनस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, बस डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। बी वेक्टर इधर तो माइनस बी वेक्टर इधर। अब देखो जोड़ना तो मेरे को आता है, तो मैं ए वेक्टर में नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर जोड़ दूंगा। मैं ए वेक्टर में नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर जोड़ देता हूँ। सो ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मेरे पास इस तरीके से आ गया। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। आप पहले इधर गए फिर माइनस बी वेक्टर यानी कि आप इधर आए, इट इज़ इक्विवेलेंट टू आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आ गए। क्लियर है ये बात? अब जब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कर रहे थे तो यहाँ से आ गए, यहाँ से आ गए, इट इज़ इक्विवेलेंट टू आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे आ गए। क्लियर है? चलो भाई आगे चलते हैं भाइयों। अब देखो पैरेललोग्राम लो,
अच्छा, किसी भी चीज़ को फालतू नहीं समझना आपको, जो भी अभी मैं पढ़ा रहा हूँ थ्योरी टाइप लग रहा हो, पर समझते जाओ, क्योंकि इंपॉर्टेंस भाई हर चीज़ की है। जब मुश्किल समय आएगा तो बेसिक्स ही आपका साथ देंगे, कोई जुगाड़ काम वहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो पैरेललोग्राम लो है, इसका एक दूसरा, चलो रहने देते हैं, पैरेललोग्राम की बेइज्जती नहीं करेंगे आज बिल्कुल भी। सो देखो पैरेललोग्राम लो क्या कह रहा है कि आपके पास एक वेक्टर था ये वाला और दूसरा वेक्टर था ये वाला, और आपने सपोज इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ना है। आप कहोगे सर अभी अभी तो सिखाया आपने, इस वेक्टर को यहाँ पे ले जाके चिपका दो, जुड़ जाएंगे, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, इट इज़ इक्वल टू यहाँ से यहाँ गए। रुको जरा, सब्र करो। अगर देखो आपने इसको यहाँ से यहाँ ना जोड़ के इसको आपने यहाँ से यहाँ जोड़ दिया, आपने इसको यहाँ से यहाँ जोड़ दिया। अब बेसिकली इसके अंदर क्या हो रहा था, हम यहाँ से यहाँ जा रहे थे, देन यहाँ से यहाँ जा रहे थे, यानी कि पहले वाले का टर्मिनल पॉइंट दूसरे वाले के इनिशियल पॉइंट से मैच हो रहा था। अब यहाँ पे हमारे दोनों इनिशियल पॉइंट ही यहाँ पे हैं, और यहाँ से एक वेक्टर ये जा रहा है और एक वेक्टर ये जा रहा है। ठीक है, तो अब आप मेरे को ये बताओ, सबसे पहले मेरे को ये बताओ, एक जो चीज़ मैं पूछ रहा हूँ ना चुपचाप बताना, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। जस्ट मेरे को ये बताओ, क्या अगर मैं इस वेक्टर को उठा के इधर रख दूँ तो उससे आपको कोई दिक्कत है? क्या हो गया, बोर्ड पागल है क्या? अगर इस वेक्टर को उठा के मैं यहाँ से यहाँ रख दूँ तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि देखो इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम है, और इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है। ये बात समझ में आ रही है आपको या नहीं आ रही? अब देखो इससे फायदा क्या हुआ, ये वेक्टर और ये वेक्टर तो सेम है। अब देखो इसमें और इसमें, देखो इसका नाम क्या था, ए वेक्टर, और इसका नाम क्या था, बी वेक्टर। अब मैं इसको इधर ले गया तो ये भी तो बी वेक्टर ही है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ऐसे कर सकता हूँ। ये बात समझ में आ रही है आपको? ये बात समझ में आई आपको या नहीं आई? पहले तो मेरे को ये बताओ। सो जो हमारा रिजल्टेंट है वो हमें कैसे पता चल गया कि मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहा हूँ, क्योंकि इस वेक्टर को जस्ट मैंने उठा के इधर रख दिया। पर हम इसको बोलते क्या हैं, हम बोलते हैं इसे पैरेललोग्राम लो, क्योंकि बेसिकली ये ऐसे बोलता है कि अगर ये एक वेक्टर था, ये एक वेक्टर था, इसके पैरेलल आप एक बना लो, इसके पैरेलल आप एक बना लो, तो जो डायगोनल होगा ना, जो डायगोनल होगा पैरेललोग्राम का, वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आपको दिखा देगा। पर हालांकि आपको खुद ही मेरे हिसाब से पता चल गया होगा अभी तक कि ये एक ट्रायंगल लो का ही वर्जन है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्योंकि अगर आप बी वेक्टर को उठा के यहाँ पे रखते हो तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या था, ए बी वेक्टर। यही तो मैंने आपको यहाँ पे सिखाया था। पर ये क्या बोल रहे हैं कि अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो इसके पैरेलल एक बना लो, इसके पैरेलल एक बना लो, तो जो डायगोनल होगा वो क्या दिखा देगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दिखा देगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है सारे बच्चों को? पक्का ना? चलूँ आगे? शाबाश। कुछ नहीं है, मीनिंग वही है कि ये वेक्टर उठा के अगर मैं यहाँ पे रख दूँ, ठीक है, तो ये क्या बन गया है, तो अब ट्रायंगल लो ही बन गया ना, बस वही है, उसको घुमा फिरा के बोल रहे हैं। ठीक है, तीसरा लो जो कि मेरा मनपसंद है, इसको बोलते हैं लूप लो। इसके अंदर थोड़ा कम दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे कि ये अपने पास एक कोई भी बहुत सारे वेक्टर्स हैं। लो भाई मैं ऐसे ही रैंडम बना देता हूँ, फिर तुम कहोगे ये क्या कर रहे हो सर। ए वेक्टर ये हो गया, सीधी लाइनें बनानी है यार, सीधी लाइनें बन नहीं रही। ये बी वेक्टर हो गया, ये सी वेक्टर हो गया, ठीक है भाई। और कर लेते हैं, ये ऐसे एक डी वेक्टर बना लेते हैं, फिर ऐसे भी बना लेते हैं, लो एक ई वेक्टर, ठीक है। अच्छा भाई देखो, मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारे वेक्टर्स क्या हैं, फ्री वेक्टर है। हालांकि लूप लो भी मैं यहीं पे से आपको बताऊंगा। अब देखो किसी के अंदर भी आप कुछ भी जोड़ दो, क्योंकि प्लस क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। किसी के अंदर भी आप कोई भी जोड़ सकते हो, ठीक है। सो ये क्या हो गया, ए वेक्टर हो गया। ए वेक्टर में आपने क्या जोड़ना है, चलो बी वेक्टर ऑर्डर वाइज ही चल लेते हैं अभी के लिए। ये बी वेक्टर हो गया, देन इसमें क्या जोड़ देते हैं, सी वेक्टर जोड़ देते हैं, लो। देन इसमें क्या जोड़ देते हैं, डी वेक्टर जोड़ देते हैं, लो, ठीक है। एंड देन इसमें क्या जोड़ देते हैं, ई वेक्टर जोड़ देते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी।
अब अगर आप रिजल्टेंट बनाओगे तो हम यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से गए, तो रिजल्टेंट क्या आना चाहिए हमारा, ये वाला वेक्टर आना चाहिए। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब देखो ऐसा मैं सिर्फ इसलिए कर पाया क्योंकि ये सारे वेक्टर्स क्या थे, फ्री वेक्टर्स थे, और इनका रिजल्टेंट क्या रहा है, ये लाल लाइन आ रही है। अगर सपोज मैं ऑर्डर कुछ और भी कर दूं, जैसे सपोज मैं सबसे पहले अब की बार एक काम करता हूँ, लो डी वेक्टर लिख लेता हूँ, रैंडमली लिख रहा हूँ, तुम ऐसे मत सोचना मेरे बारे में प्लीज़। डी वेक्टर मैंने यहाँ पे लिख लिया, लो इसमें ए वेक्टर जोड़ देते हैं, देन एक काम करते हैं, लो इसमें ई वेक्टर जोड़ देते हैं, कोई भी मैं कहीं भी जोड़ रहा हूँ बेसिकली, बे यार चलो कोई नहीं, इसमें मैंने ई वेक्टर जोड़ दिया, हालांकि बहुत बुरा दिख रहा है पर कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। इसमें लो मैंने बी वेक्टर जोड़ दिया, और लास्ट इसमें मैंने बी वेक्टर जोड़ दिया भाई। और अब मैं एक काम करता हूँ, इसमें सी वेक्टर जोड़ देता हूँ, ठीक है। बी वेक्टर पता नहीं, ए वेक्टर, ई वेक्टर पता नहीं, जैसे भी था, आप आई होप आपने ध्यान दिया होगा, ठीक है। अभी जो हमारा रिजल्टेंट है वो क्या होगा, ये होगा, ये बात समझ पा रहे हैं आप। अब की बार रिजल्टेंट ये होगा। अगर आप इस रिजल्टेंट को उठा के इसके साथ मैच कराएं तो आप ये पाएंगे, देखो दोनों की लेंथ भी बराबर है लगभग, और डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। देख पा रहे हो आप इस चीज़ को, ठीक है। सो ऑर्डर आप कुछ भी रख लो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने क्या रखा, ये रिजल्टेंट का ऑर्डर था, अब की बार ए डी इधर ले आया, देन ए इधर ले आया, देन ई इधर ले आया, देन इसके अंदर बी जोड़ दिया, देन इसके अंदर सी जोड़ दिया, तो रिजल्टेंट क्या आ रहा है, ये आ रहा है। और ये देखो उसके साथ एग्जैक्टली मैच भी हो रहा है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये जो छोटा सा कॉन्सेप्ट था मैंने बता दिया आपको। अब एक बार लूप लो अच्छे से भी बता देता हूँ। लूप लो कहता क्या है कि ये सपोज ए वेक्टर है, देन सपोज इसमें बी वेक्टर जोड़ रहे हैं, देन सपोज सी वेक्टर ऐसे है, देन सपोज डी वेक्टर ऐसे है, एंड देन सपोज ई वेक्टर ऐसे है। सो आप किसी भी डायरेक्शन में एक लूप बना सकते हो, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज अप टू यू। तो मैंने यहाँ पे एक लूप क्लॉकवाइज बना लिया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ए का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन सेम है, देन बी का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन सेम है, देन सी का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन अपोजिट है, तो माइनस आ गया। देन लूप ऐसे घूम रही है, डी ऊपर जा रहा है, तो डी का और लूप का डायरेक्शन अपोजिट है, एंड देन ई का और लूप का डायरेक्शन सेम है। सो बस ये सबके किसके इक्वल रहेगा, जीरो के इक्वल रहेगा। बेसिक आइडिया वही है कि अगर तो लूप का और वेक्टर का डायरेक्शन सेम है तो आप उसे पॉजिटिव रखेंगे, अदरवाइज आप उसे नेगेटिव रखेंगे। क्लियर है। अब बस यही हमारा बस आंसर हो गया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सो लूप लॉ में दिमाग कुछ नहीं लगाना पड़ता, डायरेक्ट हो जाता है। यहाँ पे भी जैसे मैं ट्राइंगल लॉ को बताऊँ तो जैसे सपोज ये इसको सी वेक्टर बोल देता हूँ मैं 2 सेकंड के लिए। सो अगर सपोज लूप लॉ में इसके अंदर ऐसे लगाता तो सी वेक्टर का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन सेम है, देन बी वेक्टर और लूप का डायरेक्शन अपोजिट है, ए वेक्टर और लूप का डायरेक्शन भी अपोजिट है, तो ये किसके इक्वल, जीरो के इक्वल। तो सी वेक्टर किसके इक्वल आता, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। देखो वही तो था भी यहाँ पे। आ गया समझ में। तो बहुत ही ईजी रहता है इसके अंदर, बस क्लोज लूप बननी चाहिए। अच्छा भाई एक ये छोटा सा सेक्शन फॉर्मूला है, कुछ नहीं है इसके अंदर। इधर देखो जैसे कि अपने पास 2 पॉइंट थे, दो हैं, इसका एक इंटरनल डिवीजन एक एक्सटर्नल डिवीजन। अब यार मैं ज़्यादा ना डराइव वराइव नहीं कर रहा इसको, ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। सेकंड है एक्सटर्नल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। चलो भाई शाबाश, देखते हैं आगे। देखो भाई जैसे कि ये सपोज एक पॉइंट था 3, 2, 1 और ये था 5, -1, 4 ऐसे था। आपको एक पॉइंट निकालना है जो कि इन दोनों पॉइंट्स को 2:, सपोज 3 के रेशियो में डिवाइड करता हो। अब हो सकता है इसी को वो वेक्टर की फॉर्म में लिख के दे दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है इसको ये ऐसे दे दे कि 3i कैप है एक वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ कोर्स है, प्लस k कैप, और ये जो है ये है अपना 5i कैप -j कैप प्लस 4k कैप। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है।
आपको एक पॉइंट निकालना है जो कि इन दोनों के ज्वाइन करने वाली लाइन को ए बी के 2:3 में रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट को अगर मैं P मानूं तो ये पॉइंट कैसे निकाल सकता हूँ, इधर वाले को आप अपोजिट रेशियो से मल्टीप्लाई करो, फिर इधर वाले को आप अपोजिट रेशियो से मल्टीप्लाई करो, एंड देन नीचे की तरफ रेशियो का सम ले लो। सो अगर ये P है और आप इसे P ना लिख के OP वेक्टर लिखना चाहते हैं, पोजीशन वेक्टर, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था यहाँ पे कि पोजीशन वेक्टर को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू किससे बता रहे होते हैं, O के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम हमेशा पोजीशन बता रहे होते हैं, ठीक है। शुरू में थोड़ा समझाने का ज़्यादा है, ये मत सोचना कि बहुत सारा बचा है और अभी तक तो मतलब टाइम भी काफ़ी हो गया, करा दूँ मैं, टेंशन मत लो, ठीक है। सो इधर वाले को उधर से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 2 टाइम्स 5 क्या माइनस जे क्या प्लस 4k क्या, और इधर वाले को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 3 टाइम्स ऑफ 3i क्या प्लस 2j क्या प्लस k क्या, और अपॉन में आप क्या कर देंगे, रेशियो का सम कर देंगे। अब ज़्यादा मैं डेरिवेशन वगैरह में इसके अंदर नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, तो 10i क्या माइनस 2j क्या प्लस 8k क्या प्लस 9i क्या प्लस 6j क्या प्लस 3k क्या, और अपॉन में क्या आएगा, रेशियो का सम यानी कि 5। सो ये क्या आएगा, 19/5i क्या माइनस प्लस 4/5j क्या प्लस 11/5k क्या। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है, शाबाश। देखो भाई इधर एक्सटर्नल डिवीजन के अंदर ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होगा, सेम ही सब कुछ रहेगा, बस एक्सटर्नल डिवीजन अगर वो आपको क्वेश्चन में लिख के दे देते हैं, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जस्ट एक माइनस आ जाएगा प्लस की जगह, ठीक है, और बाकी सब कुछ क्या रहेगा, नीचे की तरफ भी माइनस आ जाएगा। तो अगर एक्सटर्नल डिवीजन का केस होता और हमें ओपी कैलकुलेट करना होता, सो इधर वाले को इधर से ही करते हैं हम, 2 टाइम्स ऑफ 5 अपोजिट से करते हैं हमेशा, ठीक है, प्लस 4k क्या, यहाँ पे बीच में माइनस आ जाएगा, इसको इधर से कर लेंगे, सो 3 टाइम्स ऑफ 3i क्या प्लस 2j क्या प्लस k क्या, और अपॉन में क्या रहेगा, अब की बार 2 माइनस 3 रहेगा, ठीक है। सो ये कितना हो गया, 10i क्या माइनस 2j क्या प्लस 8k क्या माइनस 9i क्या माइनस 6j क्या माइनस 3k क्या ओवर -1। सो 1i कैप तो माइनस i कैप माइनस 8j कैप तो प्लस j कैप प्लस 5k कैप तो माइनस 5k कैप, अपोजिट साइन हो गए। आई होप इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन ये सेक्शन फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा भाई, ये क्वेश्चंस दिए हैं कुछ, तो क्वेश्चंस भी कर लेते हैं आप, ठीक है भाई। तो पहले सवाल में बोल रहे हैं फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए। तो सबसे पहले मैं ए कैप क्या होगा हमारा, देखो मैंने बताया था ना आपको, वेक्टर को अगर मैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाता है यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन आ जाता है। सो देखो इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं बोलूं कितना होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो आई होप आप समझ पा रहे होगे, ये रूट 50 यानी कि 5 रूट 2 आ गया है। और अगर आप इसे अब डिवाइड करते हैं तो 3/5 रूट 5 क्या प्लस 4/5 रूट 5j रूट 2 है भाई, सॉरी, j क्या प्लस 5 में 5 रूट 2 k क्या। आई होप ये बात आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से मैंने डिवाइड कर दिया तो मेरे को क्या मिल गया, यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन मिल गया। मैग्नीट्यूड को कैसे कैलकुलेट करना है ये भी मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिया। फाइंड अ वेक्टर इन दिस डायरेक्शन दैट हैज 7 यूनिट्स। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। देखो अगर हम यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना जानते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। अब मैग्नीट्यूड 1 होता है, डायरेक्शन सेम रहती है। अब इसी सेम वेक्टर को अगर मेरे को 7 मैग्नीट्यूड देना है तो यूनिट वेक्टर को सिंपली किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो देखो दे हैव आस्क्ड अस द वैल्यू ऑफ 7a कैप।
समझ पा रहे हो आप ये कि सबसे पहले भाई हमने आपको ए दे दिया, आप एक काम करो यहाँ से ए कैप निकालो तो इसका डायरेक्शन मिल जाएगा एंड देन ए कैप जब आ जाएगा तो 7 ए कैप से उसे 7 से मल्टीप्लाई कर देना ताकि उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाए 7 हो जाए, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया। सो देखो यहाँ पे कर लेते हैं इसे। सो सबसे पहले ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि 1, वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि 4, तो कितना आ गया √5। अब अगर मेरे को ए कैप कैलकुलेट करना है, सो ए वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सो कितना हो जाएगा i बाय में √5 और -2 बाय में √5j। अब मेरे को क्या चाहिए, 7 मैग्नीट्यूड का यही चाहिए इसी डायरेक्शन में, तो 7 ए कैप, तो 7 बाय √5 आई कैप -14 बाय √5j कैप। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर है। आगे चलते हैं। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ दिस इन 1:2 रेशियो, ठीक है। सो अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया है, एक बार इस वाले को आप खुद से ट्राई करो, बस अब की बार पॉइंट्स वहाँ पे चेंज कर दिए गए हैं, वही इंटरनल डिवीजन वही एक्सटर्नल डिवीजन की सेम टू सेम बात करिए। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में प्लीज़ इसका आंसर लिख के बताएंगे, और पोजीशन वेक्टर चाहिए यानी कि जो भी आपका बीच वाला पॉइंट आता है ना उसके साथ आई कैप जे कैप के कैप लगा देना, और ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, ठीक है। चलूँ आगे, शाबाश। अच्छा भाई ये कुछ बढ़िया दिया लगता है, देखो भाई क्या बोल रहे हैं, द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर दिस एंड दैट, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ द डायगोनल्स, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो ये जो ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया है ये तो अभी हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, बाकी फाइंड यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ डायगोनल्स ये हम करके दिखा देते हैं। देखो इधर, सो ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, ऐसा सोच सकते हो। सो अगर तो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, सो भाई जो ये वाला डायगोनल होता है बड़े वाला, ये किसके इक्वल होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सो उनको इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, तो सिंपली आपको क्या करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कर लेना है एंड देन आपको इसके मैग्नीट्यूड से इसे डिवाइड कर देना है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ए वेक्टर में अगर मैं बी वेक्टर जोड़ता हूँ तो आई में आई जोड़ा तो 3i क्या, जे में जे जोड़ा तो -6j क्या, और के में के जोड़ दिया तो +2k क्या। क्लियर है आपको। और अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करी जाए तो स्क्वायर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो √49 आ रहा है, दैट इज 7। सो ये कितना आएगा, 3/7 i क्या -6/7 j क्या प्लस 2/7 k क्या। क्लियर हो गए। अच्छा भाई यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो उन्होंने बोला है फाइंड यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ डायगोनल्स, यानी कि दोनों डायगोनल्स के डायरेक्शन में हमें क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए। तो देखो दूसरा हम डायगोनल अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, आप दूसरे डायगोनल को ऐसे या फिर ऐसे सोच सकते हो, और ये आपको कब मिलेगा, अगर तो आप, ठीक है, इस तरीके से हमने दूसरा डायगोनल यहाँ पे बना दिया, और इस डायगोनल को ऑब्टेन करने के लिए जस्ट अ सेकेंड, ये हमारा ए वेक्टर था और ये हमारा बी वेक्टर है, ठीक है। सो अगर मेरे को ये येलो वाला चाहिए तो इसके लिए रेड वाले के लिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किया था, इस वाले के लिए मैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कर सकता हूँ, ठीक है। सो एक डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दूसरा डायगोनल होता है हमारा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के डायरेक्शन में हमें क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए। सो बेसिकली दे आर आस्किंग ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सॉरी। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 - 1 यानी कि आई क्या, -4 - -2 -2j क्या, 5 - -3 यानी कि 8k क्या, अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का यानी कि 4 का और 6 का यानी कि 64 का। तो स्क्वायर रूट ऑफ 69 हो गया, यानी कि 1 बाय में स्क्वायर रूट ऑफ 69 आई कैप -2 बाय में स्क्वायर रूट ऑफ 69 जे कैप प्लस 8 बाय में स्क्वायर रूट ऑफ 69 के कैप।
क्लियर है? शाबाश। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम निकालने हो तो एक दोनों साइड्स को दोनों एडजेसेंट साइड्स को ऐड करके और दूसरा दोनों एडजेसेंट साइड्स को सबट्रैक्ट करके इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। आई होप इतना सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को डाउट हो रहा हो कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ये डायगोनल ही कैसे हो सकता है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, माइनस बी वेक्टर क्या होता है, आप अपोजिट डायरेक्शन में सेम चले जाओ। अब अगर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आप करोगे तो किस तरीके से ज्वाइन होएगा वो उस तरीके से आप इसको थोड़ा सा देख सकते हैं। ठीक है, ए वेक्टर ये है, सॉरी ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, तो अगर आप यहाँ पे इसके अंदर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन लगाते हो तो इस तरीके से ये आपको रिजल्टेंट देखने के लिए मिलेगा, वही वहाँ पे भी आपको एज इट इज दिख रहा है। ठीक है, चलो भाई आगे, कोई बात नहीं, याद भी रख सकते हो थोड़ा बहुत तो। अच्छा भाई, द टू एडजेसेंट साइड्स, अच्छा जो इसका आगे वाला पार्ट है, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, इसको अभी हम आके कवर करेंगे, मैंने छोड़ा नहीं है। ठीक है, अभी जैसे ही मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट बता देता हूँ, दैट इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ मल्टीप्लाइंग टू वेक्टर्स, देन मैं इसको आके भी कवर कर दूंगा। ठीक है, द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन बाय दिस एंड दैट, फाइंड द मीडियन। ये कुछ भी नहीं है इस सवाल में, आप ऐसा सोच सकते हो कि एक ट्राइंगल था जिसकी दो साइड्स इन्होंने दे रखी है, यानी कि ये वाली साइड दे रखी है सपोज 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, और ये वाली साइड दे रखी है i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, अगर आप इसे ओरिजिन मान लो तो ये पॉइंट बेसिकली क्या हो जाएगा, 2, -4, 5, क्योंकि आपको ओरिजिन से यहाँ पहुँचना है तभी तो ये वेक्टर बन रहा है, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा उसी तरीके से 1, -2, -3। आपको मीडियन की वैल्यू निकालनी है इसकी। ठीक है, सो ओरिजिन से ये भी आ रहा है, तो करना आपको कुछ नहीं है, ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। मीडियन क्या होता है, जो एक वर्टेक्स से स्टार्ट हो, अपोजिट वर्टेक्स को मिड पॉइंट पे मीट करे। ठीक है, सो आपको कुछ नहीं करना था, मिड पॉइंट निकालना था, तो ये क्या हो जाएगा 3/2, अरे भाई कुछ नहीं करना, ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सो मीडियन को मैं बोलता हूँ OM वेक्टर से किसके इक्वल होगा, पॉइंट निकालना है, पॉइंट निकाल लो, डायरेक्ट ऐड करके भी 2 से डिवाइड कर सकते हो, प्लस i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप बाय 2। सो 3/2i कैप, 6/2 यानी कि 3j कैप प्लस k कैप। आई होप समझ में आ गई होगी बात आपको, ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया मीडियन कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है भाई, अच्छा भाई यहाँ पे बात आ गई अब डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन की। अच्छा भाई देखो, जैसे अपना कोई भी एक वेक्टर है ए बी वेक्टर, जैसे अपना कोई भी एक वेक्टर है ए बी वेक्टर, और इसको मैंने लिखा है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप से, तो ये जो कोफिशिएंट्स हैं ना ए बी सी, इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, डी आर्स बोलते हैं। डी आर्स ऑफ ए बी क्या होगा यहाँ पे, और इन्हें इस तरीके से कॉमा से सेपरेट करके कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। बेसिकली डायरेक्शन रेशियो ये होता है कि इफ़ यू वांट टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, इन व्हाट रेशियो यू हैव टू ट्रेवल इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। सो अगर मैं पूरा का पूरा एक्स में जितना डिस्टेंस गया, वाई में जितना डिस्टेंस गया, जेड में जितना डिस्टेंस गया, वो ही लिख देता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी एक रेशियो हो जाएगा। एल्स आप अगर इसको मतलब जैसे कि जैसे मैं बोलूँ कि 2 लोग हैं, उनके मार्क्स 2:5 के रेशियो में, तो उनके मार्क्स जो हैं वो 4:10 के रेशियो में भी है, तो है क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। सो जो डायरेक्शन रेशियो हैं ये मल्टीपल हो सकते हैं, 2A 2B 2C भी AB के ही डायरेक्शन रेशियो होंगे। इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे 5A या 50A 5B या 5C भी लिख दूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि अगर तो कोई वेक्टर अगर आप इस तरफ जा रहा था और आपने नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में देन जाने लगेगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो डायरेक्शन रेशियो कुछ नहीं है, जो कोफिशिएंट्स हैं वही है। पर्टिकुलरली बताता क्या है, इफ़ यू हैव टू ट्रेवल इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन विच रेशियो यू हैव टू मूव इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शंस रिस्पेक्टिवली। आ गई बात समझ में? अच्छा भाई, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं?
डायरेक्शन कोसाइन बेसिकली ये होता है कि अभी तो मैंने क्या कहा कि ए बी डायरेक्शन में अगर आपको जानना है तो आपको एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में किस रेशियो में आगे बढ़ना चाहिए। डायरेक्शन कोसाइन स्पेसिफिकली बताता है अगर आपको ए बी डायरेक्शन में 1 यूनिट आगे जाना है, कितनी यूनिट, 1 यूनिट आगे जाना है, तो आपको एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में कितना कितना आगे बढ़ना चाहिए। अगर तो आपको टोटल 1 यूनिट ही सिर्फ आगे जाना है तो आपको एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में कितना कितना आगे बढ़ना है वो कौन बताएगा आपको, डायरेक्शन कोसाइन बताएगा। अच्छा, मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर मैं ए बी कैप लिखूं तो इसका मतलब क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है, यानी कि मेरे को कितना आगे जाना है, सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट्स आगे जाना है। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? तो ए बी कैप के बेसिकली जो कोफिशिएंट्स होते हैं ना, वो हमें क्या बताते हैं, डायरेक्शन कोसाइन बताते हैं। तो नॉर्मल कोई भी अगर वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो इसके जो कोफिशिएंट होंगे वो हमें क्या बताएंगे, डायरेक्शन रेशियो बताएंगे। और एल्स जो भी अपना यूनिट वेक्टर है उसके जो हमारे कोफिशिएंट्स होंगे वो हमें क्या बताएंगे, उसके डायरेक्शन कोसाइन बताएंगे। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो देखो ए बी कैप हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए बी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके, तो ये क्या आ जाएगा, ए बाय में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आई कैप प्लस बी बाय में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जे कैप प्लस सी बाय में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के कैप। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो अगर मेरे को डायरेक्शन कोसाइन लिखने हैं, डी सीज बोलते हैं इन्हें, डी सीज ऑफ ए बी, तो इनको हम रिप्रेजेंट भी करते हैं एल, एम और एन से। तो अब की बार जो हमारे कोफिशिएंट्स आए हैं क्या आए हैं, ए बाय में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी बाय में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और सी बाय में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो ये हमारे क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे। अच्छा, एक्चुअल में होता क्या है ना कि अगर आप थोड़ा सा 3D में जब जाके देखेंगे तो आप ये कह सकते हैं, देखो मैं यहाँ पे आपको दिखाता भी हूँ, अगर इस वाले डायग्राम में हम देखते हैं, सो ये हमारा जो वेक्टर था ये हमारा क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। सो अगर मैं थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर दूँ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर तो ये जो हमारा वेक्टर था ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता था, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल और जेड एक्सिस के साथ ये गामा एंगल बनाता था, ठीक है। सो अगर आप थोड़ा सा इस वाले ट्रायंगल पे ध्यान दें, इस वाले ट्रायंगल पे, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ही है जिसका बेस क्या है, ए है, और जो इसका हाइपोटेनस है वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड है। सो बेस अपॉन में हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे वही क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा। इसीलिए पर्टिकुलरली इनका नाम भी क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है, क्योंकि कॉस किसका एब्रीविएशन है, कोसाइन का ही एब्रीविएशन है। सो इसको हम कॉस अल्फा से लिखते हैं, इसको हम कॉस बीटा से लिखते हैं और इसको हम कॉस गामा से लिखते हैं, जहाँ पे अल्फा, बीटा और गामा क्या है, एंगल मेड बाय द वेक्टर ए बी विद एक्स, वाई एंड जेड डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। अच्छा, यहाँ पे एक दो चीज़ें जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं वो ये ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या, कि अगर आप इन सबको स्क्वायर करके ऐड कर दो तो यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर बाय दिस थिंग, यहाँ पे क्या आएगा, बी स्क्वायर बाय दिस थिंग, और यहाँ पे क्या आएगा, सी स्क्वायर बाय दिस थिंग, है ना। और अगर आप इन्हें ऐड कर दो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में सेम चीज़ आ जाएगी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का सम किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ये आप नोट कर सकते हो पॉइंट, ठीक है। दूसरा, अगर मैं इन्हें कॉस की टर्म्स में लिखूं तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के ही इक्वल हो जाएगा। अगर इन कॉस को आप साइन में कन्वर्ट करो, वही 10th वाला फॉर्मूला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो वहाँ से आपको ये भी पता चलेगा कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल हो जाएगा। आई होप ये बात भी आपको इजीली समझ में आ गई होगी। इज इट क्लियर गाइस? चलूँ आगे, शाबाश। तो डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। चलो भाई शाबाश, आगे चलते हैं। एक ये क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, थीटा जो है, थीटा कैलकुलेट करना है, ये एंगल
ए वेक्टर बना रहा है एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के साथ। तो देखो अभी अभी हमने पढ़ा है क्या कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। सो अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, π/3 रख दी, और कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू कितनी रख दी, π/4, और कॉस स्क्वायर गामा कितना रख दिया यहाँ पे, थीटा रख दिया। तो कॉस π/3 यानी कि 1/2, तो 1/4 हो गया, ये स्क्वायर था, और ये 1/2 1/√2 तो 1/2 हो गया, और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इज इक्वल टू 1 हो गया। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 1/4 आ गई। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से हमारे पास, +-½ आ गई। सो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, या तो π/3 आ जाएगी या तो π - π/3 आ जाएगी। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कॉस थीटा हाफ कितने पे होता है, π/3 पे होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर नेगेटिव है तो कॉस इनवर्स की वैल्यू हम वहीं पे लेते हैं। सो ये कितना हो जाएगा, π - π/3 हो जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। जनरली वैसे लिखा रहता है कि थीटा एक्यूट है तो π/3 ही हमारा आंसर आ जाता है फिर, पर अभी के लिए कुछ नहीं लिखा, तो दोनों ही आंसर मैंने यहाँ पे निकाल दिए। आगे चल लेते हैं। अच्छा भाई, अब इस चैप्टर का मेन पार्ट आ गया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स। देन तो सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन बचे हैं, तो वो हमारा काफ़ी जल्दी हो जाएगा। पर अभी के लिए एक बार मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर समझते हैं। अच्छा भाई, अगर आपके पास 2 वेक्टर्स हैं तो इनको आप 2 तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एंड दैट डिपेंड्स एंटायरली ऑन द फिजिक्स ऑफ द क्वेश्चन कि आप कौन सा मल्टीप्लीकेशन का मेथड चूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन, तो एक होता है हमारा स्केलर प्रोडक्ट, इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, वैसे स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक सेकेंड यार दिमाग खराब हो रहा है मेरा ना। एक होता है अपना डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट भाई। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट करना है या क्रॉस प्रोडक्ट करना है वो डिपेंड करता है कि आप दोनों वेक्टर्स को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप उसका डायरेक्शन अलोंग देखना चाहते हैं या परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स देखना चाहते हैं। ठीक है, अगर तो आप अलोंग ही उसका इम्पैक्ट देखना चाहते हैं तो आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं, और अगर तो आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 2 वेक्टर्स के प्रोडक्ट का इम्पैक्ट देखना चाहते हैं देन वहाँ पे हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। दोनों को करने का मेथड कैसे है एक बार हम ये सीखते हैं, और दोनों के क्या क्या यूज़ हैं एक बार हम ये भी सीखते हैं। ठीक है, एक ही साथ मैं इन दोनों के बारे में आपको सब कुछ बता रहा हूँ, इनका क्या क्या यूज़ है वो भी बता रहा हूँ, एंड देन इनके कुछ क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। शाबाश भाई, देखो समझो भाई, जैसे कि अपने को 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो एक इसके इक्वल होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा के इक्वल ये हो जाता है। और अगर यहाँ पे हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो एक इसके इक्वल होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और साथ में एक एन कैप भी आ जाता है। एन कैप बेसिकली ये दिखाता है कि जो हमारा ये वाला प्रोडक्ट है ना, क्रॉस प्रोडक्ट, ये एक वेक्टर प्रोडक्ट है, यानी कि इसका जो रिजल्टेंट आएगा उसका नेचर कैसा होगा, वेक्टर होगा। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा उसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, स्केलर होगा। इसी वजह से इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट होता है, मतलब स्केलर प्रोडक्ट भी होता है, और इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट भी होता है, इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट भी होता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा भाई, अब यहाँ पे करते कैसे हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई वो सीखते हैं एक बार। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे को 2 वेक्टर्स दे रखे हैं, एक वेक्टर है ए 2i क्या प्लस 3j क्या प्लस 4k क्या, और दूसरा वेक्टर है बी, ये है सपोज i क्या प्लस j क्या माइनस 2k क्या। सो अगर तो मेरे को डॉट प्रोडक्ट के थ्रू इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो मैं कैसे मल्टीप्लाई करूँगा, देखो 2i क्या प्लस 3j क्या प्लस 4k क्या डॉट i क्या प्लस j क्या
माइनस 2k कैप। अब देखो अगर मैंने डॉट प्रोडक्ट के थ्रू कनेक्ट कर रहा हूँ, सो आप ये समझो डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, कॉस थीटा आता है। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई 0 होती है। ये बात समझ में आ रही है आपको? अब देखो यहाँ समझो i और i, x और x दोनों x हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, सो इनमें एंगल कितना है 0 डिग्री का, और कॉस 0 कितना हो गया 1, तो ये कितना आ गया 2 आ गया। अब जब मैं i को j के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, x और y एक्सिस के बीच में कितना एंगल है 90 डिग्री का, और cos 90 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब x और z एक्सिस में कितने का डायरेक्शन है, अगेन परपेंडिकुलर होते हैं दोनों भी, तो ये भी कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। बेसिक आइडिया यहाँ पे यही रहता है कि x को x वाले के साथ ही करना है, y को y वाले के साथ ही करना है, और z को z वाले के साथ ही करना है, अदरवाइज वो क्योंकि परपेंडिकुलर है ना आपस में सारे, तो उस वजह से वो क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। सो i को i से किया 2, j को j के साथ किया 3, और k को k के साथ किया सो -8। सो ये कितना आ गया इसका रिजल्टेंट -3 आ गया। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर गाइस? चलें आगे। अच्छा भाई, अब देखो आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे कि अपने पास दो वेक्टर्स हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और मैं इनका रिजल्टेंट कैलकुलेट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो दो वेक्टर्स हैं इनका जो रिजल्टेंट है वो क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। अब देखो जैसा सोचो, यहाँ पे आई होप दिख रहा होगा आपको, ये एक ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अगर आपको इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, ए क्रॉस बी करना है, ये ए है ये बी है, सो आप ए पे अपना राइट हैंड रख के और बी की तरफ फिंगर्स कर्ल करेंगे, जिस तरफ आपका थंब पॉइंट कर रहा है इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलरली पॉइंट कर रहा है, ठीक है, उस तरफ आपको क्या दिखेगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन दिख जाएगा। अगर आप बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करना चाहते हैं, तो आप बी वेक्टर पे अपना राइट हैंड की फिंगर्स रखेंगे और ए की तरफ कर्ल करेंगे, तो डाउनवर्ड अब की बार आपको डायरेक्शन दिखेगा। यानी कि यहाँ से आप ये भी समझ सकते हैं, अगर तो ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ जा रहा था, तो बी क्रॉस ए उसके एग्जैक्ट अपोजिट यानी कि नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए यहाँ पे आपस में इक्वल नहीं होते। अच्छा, करने का तरीका मतलब मल्टीपल है, जैसे कि आप बोलोगे i को i के साथ किया तो 0 डिग्री का एंगल है, तो वो तो हट ही जाएगा, ठीक है। फिर i को j के साथ किया तो i और j के परपेंडिकुलर क्या है, k है। पर अब k है या माइनस k है, सोचने में थोड़ी सी आपको डिफिकल्टी हो सकती है। तो इसके दो मेथड्स होते हैं, जिनमें से एक मैं आपको बता रहा हूँ। देखो भाई, अगर आपको a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर करना है, तो आप एक मैट्रिक्स लिख लो, जिसके अंदर i लिखो, j लिखो और k लिख लो। अब सबसे पहले आप यहाँ पे a के कोफिशिएंट्स लिख लो 2 3 4, एंड देन b के लिख लो 1 1 -2, ठीक है। और इस डिटर्मिनेंट को आप कैलकुलेट कर दो। मैट्रिक्स बोल दिया, सॉरी मैंने, डिटर्मिनेंट है ये। तो इस डिटर्मिनेंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, i इंटू में 3 2 -6 और ये कितना -4 माइनस j इंटू में -4 -4। आई होप आपको डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना आता है, k इंटू में 2 -3। सो ये क्या आ गया, -10i कैप प्लस 8j कैप माइनस k कैप। आई होप इतना आपको समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। तो इस तरीके से हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं इनके यूजेस क्या क्या हैं। अच्छा भाई देखो, इसका फर्स्ट यूज क्या है, टू प्रूव टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर। टू प्रूव टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर। अगर आप दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर करना चाहते हैं, तो जस्ट उनका डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो, क्योंकि अगर उनके बीच का एंगल 90 हुआ तो कॉस 90 होगा और आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेकंड यूज जो इसका है वो है टू फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। मतलब अगर आप ए वेक्टर की परछाई बी वेक्टर के ऊपर कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से इसे डिवाइड कर देंगे। ये फॉर्मूला कहाँ से आया मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे कि सपोज ये हमारा ए वेक्टर है और ये हमारा क्या है, बी वेक्टर है। ये ए वेक्टर का ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड होगा, और हम कैलकुलेट क्या करना चाहते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, क्योंकि यही इसकी छाया है बी वेक्टर के ऊपर।
क्लियर हो गया भाई, ये पूरा हमारा बी वेक्टर था, हमें जस्ट इसकी छाया निकालनी है। अगर तो सपोज इन दोनों के बीच का एंगल थीटा था तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये होगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। और देखो कॉस थीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करना चाहूँ तो क्या आएगी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा क्या होगा, ए डॉट बी अपॉन में ए का मॉड बी का मॉड, ए के मॉड से ए का मॉड कैंसिल और जो बचा वही मैंने यहाँ फॉर्मूला भी लिखा था। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यही पर्टिकुलर फॉर्मूला क्या है, क्यों है, सॉरी, ठीक है। सो जिस भी वेक्टर की प्रोजेक्शन निकालनी है, जिस भी वेक्टर को, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन चाहिए अपॉन में दैट थिंग का मैग्नीट्यूड। तीसरा जो अभी अभी मैंने बताई है, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो देखो cos थीटा का फॉर्मूला अभी अभी हमने यहाँ से लिखा था, किसके इक्वल होगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन में ए का मॉड बी का मॉड। क्लियर हो गया ये? हाँ भाई, क्लियर है सारे बच्चों को ये? शाबाश भाई। अब कुछ इसके भी यूज देख लेते हैं कि इसका हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का अपने। तो देखो सबसे पहला है टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम। बेसिकली अगर जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, जैसे अपने पास दो कोई भी साइड्स दे रखी थी ट्राइंगल की, अगर साइड्स, पॉइंट नहीं, कॉर्नर पॉइंट नहीं, साइड्स अगर हमें दे रखी थी, अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करके उनका मैग्नीट्यूड कर दें एंड देन उसका हाफ कर दें, बेसिकली क्रॉस के मैग्नीट्यूड का हाफ, तो वो हमें क्या बताएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बताएगा। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए दो एडजेसेंट साइड्स के जस्ट क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ही हमें चाहिए। आ गई बात समझ में? दो एडजेसेंट साइड्स के क्रॉस प्रोडक्ट का अगर मैं मैग्नीट्यूड कर देता हूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगा। ठीक है, देखो इस तरीके का एक क्वेश्चन हमने पीछे छोड़ा भी था जहाँ पे मैंने कहा था कि ये बाद में बता दूंगा। सो ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो आपको जस्ट इसके अंदर कुछ नहीं करना, ये दो साइड्स आपको दे रखी हैं, एक ये साइड है और दूसरी ये साइड है, आपको इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है आई जे के, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया, 2 - 4 5 1 - 2 -3। सो एक इसके इक्वल आएगा आई इंटू में 12 + 10 माइनस जे इंटू में -6 - 5 प्लस के इंटू में -4 - 5 दैट इज -9। ठीक है, सो 22 आई क्या प्लस 11 जे क्या -9 के क्या। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करूं तो कितना आएगा, 484 + 121 + 81। तो यही क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, सॉरी पैरेललोग्राम हो जाएगा। एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका आपने जस्ट मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर देना है। ठीक है, ओके भाई, आगे चलते हैं। सो दूसरा यूज क्या है इसका, सेकंड वैसे कम ही होता है, टू प्रूव टू वेक्टर्स पैरेलल। टू वेक्टर्स पैरेलल, क्योंकि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनके बीच का जो एंगल होगा 0 या 180 होगा, तो साइन 0 या साइन 180 क्या हो जाता है, 0 ही हो जाता है। टू प्रूव टू वेक्टर्स पैरेलल, अगर दो वेक्टर्स को आप पैरेलल करना चाहते हैं तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट को 0 के इक्वल दिखा सकते हैं, वो क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तीसरा है टू फाइंड अ वेक्टर। देखो मैंने अभी अभी जब आपको एग्जाम्पल देके बता रहा था वो राइट हैंड स्क्रू रूल या जैसे ऐसे कर्ल करके, तो मैंने आपको बताया था जो हमारा रिजल्टेंट होता है ना क्रॉस प्रोडक्ट का, वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है वेक्टर्स के। सो अगर आपको कभी भी बोलें कि फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू गिवन वेक्टर्स, तो इसका मतलब आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है। यहाँ पे देखो प्रूव करना था हमें कि अगर दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूव करना है। यहाँ पे क्या है, टू फाइंड अ वेक्टर, कंफ्यूज मत होना इन दोनों पॉइंट्स में, इसमें और इसमें। वहाँ पे अगर प्रूव करना है तो डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो। एक नया वेक्टर निकालना है जो कि दोनों गिवन वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो, तो क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, जो रिजल्टेंट आएगा वो दोनों के परपेंडिकुलर ही होगा। टू फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू गिवन वेक्टर्स। ठीक है, आई होप ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में अच्छे से घुस गए हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक छोटा सा नोट भी आपको लिखवाना चाहता हूँ, क्या
कि कभी भी आप a डॉट a करते हैं तो ये क्या होगा, a के मॉड a के मॉड a का मॉड a का मॉड कॉस 0, क्योंकि a और a के बीच का तो मैग्नीट्यूड 0 है, तो ये a मॉड के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। अच्छा भाई, पर अगर आप कभी भी a क्रॉस a करते हैं तो इनके बीच का एंगल 0, तो ये किसके इक्वल हो जाता है, 0 के। दूसरा पॉइंट ये है कि आप a डॉट b करो चाहे b डॉट a करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यहाँ पे फर्क पड़ता है, a क्रॉस b और b क्रॉस a का डायरेक्शन एग्जैक्ट अपोजिट होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में भी समझाया था। आई होप ये समझ में आया होगा पूरी कहानी जो मैंने आपको अभी अभी बताई है, ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स से रिलेटेड। चलें आगे। अब जस्ट आज की क्लास में हमारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ठीक है, आधे घंटे में मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको कराने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज दैट मच टाइम ही मेरे पास बचा है, तो जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे उतनी देर में हम कोशिश करेंगे, बाकी के क्वेश्चन सब आप करने वाले हो, ठीक है। सॉरी गाइस, जस्ट अ सेकेंड, मैं स्पीड में ही कराऊंगा, कोशिश करूंगा सारे मैं ही करा दूं। फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस एंड दैट वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 3। तो देखो अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर आपको एक ऐसा वेक्टर निकालना हो जो कि दो गिवन वेक्टर्स के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमको क्या बोल रहे हैं कि ऐसा वेक्टर निकालना है जो इसके और इसके दोनों के परपेंडिकुलर हो और उसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 3 हो। मैग्नीट्यूड तो हम एडजस्ट कर लेंगे, बस हमें एक बार डायरेक्शन मिल जाए कि वो दोनों वेक्टर्स के ए और बी के परपेंडिकुलर है, कोई नहीं। तो हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। सो आई कितना हो गया, इस तरीके से मैं कर देता हूँ थोड़ा सा कैलकुलेशन आपके लिए जल्दी, ठीक है। सो ये हमें एक ऐसा वेक्टर मिल चुका है जो कि दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है, पर इसका मैग्नीट्यूड तो कुछ अलग ही है। हमें क्या मैग्नीट्यूड चाहिए, 3। तो एक काम करते हैं, इस वेक्टर का नाम रख लेते हैं कुछ, p वेक्टर। तो मैं सबसे पहले p कैप कैलकुलेट कर लेता हूँ इसके मैग्नीट्यूड से, इसे डिवाइड करके। p वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा ये बताओगे? हाँ भाई, सो x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z के कोफिशिएंट का स्क्वायर। सो कितना हो गया ये, 59, 69, 74, स्क्वायर रूट ऑफ 78, ठीक है। सो अगर मैं पी कैप की बात करूं तो ये कितना होगा, -5 बाय में रूट 78 आई कैप, -2 बाय में रूट 78 जे कैप, प्लस 7 बाय में रूट 78 के कैप। पर मेरे को कैसा वेक्टर चाहिए, 3 मैग्नीट्यूड का चाहिए, अभी तो 1 मैग्नीट्यूड का निकला था। सो जस्ट 3 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -15 बाय रूट 78 आई कैप, -6 बाय रूट 78 जे कैप, प्लस 21 बाय रूट 78 के कैप। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्लियर है। सबसे पहले इन दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर चाहिए था तो क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, फिर उसका मैग्नीट्यूड 3 बनाना था तो सबसे पहले मैंने उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाला और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन दैट। तो अभी अभी हमने जस्ट पढ़ा है प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या है, जिसके ऊपर भी प्रोजेक्शन निकालनी है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में जिसके ऊपर निकालनी है उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। सो इजी क्वेश्चन अगेन। तो इन दोनों में हमें क्या करना है, आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप डॉट 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप, इसके ऊपर निकालनी है प्रोजेक्शन, तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 49 प्लस 1 प्लस 64। सो ये कितना हो जाएगा, 7 माइनस 3 प्लस 7 8 जो 56, और ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 114 हो जाएगा, ठीक है। सो ये कितना हो रहा है, 60y में स्क्वायर रूट ऑफ 114 हो जाएगा। ये लेंथ होती है बेसिकली, तो यूनिट्स लिख देंगे यहाँ पे। कभी कभी बोलें कि प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ दिस ऑन दिस, तो बेसिकली आपको क्या करना होगा, इसी को b कैप से और मल्टीप्लाई कर देना, जहाँ पर b कैप ये है। अभी तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड आया है किसका, प्रोजेक्शन का। इसको b वाली अगर आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करनी है तो b कैप एक यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ b से इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हालांकि अभी के लिए वो नहीं पूछा, आगे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर।
अगेन आसान सवाल है। अब देखो इन दोनों क्वेश्चन में अंतर समझना पड़ेगा। यहाँ पे एक वेक्टर निकालना था जो कि ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, तो मैंने क्रॉस प्रोडक्ट किया। यहाँ पे हमें पहले से गिवन है कि ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, तो मैं फर्स्ट कंडीशन जो डॉट प्रोडक्ट की थी कि टू प्रूव टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर, वो यहाँ पे यूज कर सकता हूँ कि अगर ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सो 2i कैप माइनस 4j कैप का डॉट प्रोडक्ट करेंगे pi कैप प्लस 7j कैप माइनस 2k कैप के साथ, और ये 0 होना चाहिए। सो 2p माइनस 28, अब k वाला तो इधर है ही नहीं, तो प्लस 0 इज इक्वल टू 0। सो p की वैल्यू यहाँ से 1414 आ जाएगी। क्लियर है? लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है अगर तो ये दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। देखो अब मैंने आपको ये बता दिया है, हालांकि अगर इसको आप मतलब नॉर्मल तरीके से भी करोगे तो हो जाएगा कि आप ऐसे करो कि यहाँ i लिखो, यहाँ j लिखो और यहाँ k लिखो, यहाँ 2 6 27 1 लैम्डा म्यू, और देन इसको जैसे भी आप कैलकुलेट करते हो 6 म्यू i इंटू में 6 म्यू माइनस 27 माइनस j इंटू में 2 म्यू माइनस 27 प्लस k इंटू में 2 लैम्डा माइनस 6, और इसको 0 वेक्टर के इक्वल करना है। बेसिकली 0 i कैप 0 j कैप 0 k कैप के। सो ये 0 होना चाहिए। ये 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए, और ये भी 0 होना चाहिए। सो यहाँ से लैम्डा और म्यू की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। पर देखो एक दूसरा तरीका भी है। देखो अगर दो वेक्टर्स ऐसे हैं जिनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या है कि उनका डायरेक्शन सेम है। साइन थीटा 0 कब होगा, जब थीटा 0 है या 180 है। तो दो डायरेक्शंस अगर पैरेलल हैं तो इनको प्रूव करने का एक तरीका ये भी होता है कि आप इनके रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स को प्रोपोर्शनल कर दो। जैसे कि यहाँ पे i का कंपोनेंट 2 और यहाँ पे 1, देन 6 एंड देन लैम्डा एंड देन 27 एंड देन म्यू। तो देखो यहाँ से कैलकुलेशन बड़ी आसान होती है। अगर आप इन दोनों को इक्वेट कर लो तो लैम्डा 3 आ जाता। अगर फर्स्ट और लास्ट को इक्वेट कर लो तो म्यू की वैल्यू 27/2 आ जाती है। बेसिकली अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तभी उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, और अगर वो परपेंडिकुलर हैं तभी उनका क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। डॉट प्रोडक्ट 0 मीनिंग परपेंडिकुलर, क्रॉस प्रोडक्ट 0 मीनिंग पैरेलल। ठीक है, तो पैरेलल के लिए मैंने दूसरे वाली कंडीशन लगा दी बेसिकली यहाँ पे कि a1/2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। ठीक है, शाबाश। शो दैट दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। ओके, तो मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लेता हूँ। सबसे पहले ये a है, ये है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। देन b पॉइंट बना लेते हैं। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन को भी आप मल्टीपल तरीके से कर सकते हो। एक तो आप ऐसा शो कर सकते हो कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, और दूसरा आप किन्हीं भी दो साइड्स का डॉट प्रोडक्ट 0 कर सकते हो ये दिखाने के लिए कि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। मैं दोनों तरीकों से ही करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले ये देखो कि ए बी वेक्टर होगा क्या। जब आप बी में से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा, तो माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 6k कैप। अगर ये वाला कैलकुलेट करें तो ए सी कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। और अगर ये वाला कैलकुलेट करना हो तो 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। देखो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बता सकते हो, √6। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, √35 एंड इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, √41। सो अब आप देख सकते हो √41 का स्क्वायर इज इक्वल टू √35 का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो गई है, तो इसका मतलब यहाँ पे अपना मतलब क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, अदरवाइज देखो अगर आप इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 करने की कोशिश करो तो शायद हो जाएगा। सो देखो यहाँ पे 2 आया इन दोनों का, फिर ये कितना आया 3 आया, एंड देन ये कितना आ गया -5 आ गया।
आई होप ये बात समझ में आ रही है आपको कि इस भाई और इस भाई का डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ये वाला एंगल पक्का कितना है 90 डिग्री है, दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। पर ये सब चीज़ आपको किस पे अप्लाई करनी है, साइड्स पे, ना कि वर्टाइसेस पे। थोड़ा मैं बातचीत कम कर रहा हूँ क्योंकि आई हैव क्लासेस, सो मेरे को ये थोड़ा सा वीडियो भी कंप्लीट करना है, ठीक है। सो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट भी पढ़ा रहा हूँ, बट आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद दिस दैट एज इट्स वर्टाइसेस। तो अगेन इजी क्वेश्चन है। मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट की एक एप्लीकेशन ये बताइए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल और पैरेललोग्राम कैलकुलेट करने के काम आ सकता है। सो ए ये हो गया, बी ये हो गया और सी ये हो गया। सो एक काम करते हैं, ए बी कैलकुलेट कर लेते हैं। ए बी वैक्टर किसके इक्वल होगा, 0 आई कैप जे कैप प्लस 2 के कैप, और बी सी वैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। सो ये कितना होगा, आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। अब मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देता हूँ, ए बी वैक्टर क्रॉस बी सी वैक्टर, क्योंकि हमने पढ़ा था कि क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का हाफ क्या बताता है हमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल बताता है, जो मैंने यहाँ पे बताया था आपको यूज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है। ये तीनों यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों इसके और तीनों इसके, और ये नीचे की चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने सब कुछ एक ही साथ लिख दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इस टाइम यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है भाई। अब इनका मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ, तो आई जे के 0 1 2 1 1 माइनस 2, ठीक है। सो ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। आई इंटू में -2 -4 माइनस जे इंटू में 0 -2 प्लस के इंटू में -1। सो इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करूं तो 16 + 4 + 1 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 21। और जैसा कि मैंने कहा था, अगर पैरेललोग्राम होता तो यही आंसर हो जाता, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। क्रॉस प्रोडक्ट यह है, इसका मैग्नीट्यूड यह है, पर क्योंकि ट्राइंगल है तो हम इसका हाफ कर देंगे। यूनिट लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट्स, बिकॉज हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है भाई, शाबाश। चलो 6 क्वेश्चन हो रहे हैं बस, ठीक है। हो ही गया, वैसे मेरे को उम्मीद नहीं थी, घबरा गया था मैं थोड़ा सा, पर कोई बात नहीं। फाइंड डी वेक्टर फॉर विच दिस फाइंड डी वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर्स। तो कोई भी वेक्टर अगर दो वेक्टर के आपको परपेंडिकुलर चाहिए तो आपको सीधा समझ जाना है कि आपको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। सो डी वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देता हूं, तो आई जे के 1 4 2 3 - 2 7। सो जो डी वेक्टर का डायरेक्शन होगा ना, वो पक्का इन्हीं के क्या बोलते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, क्वेश्चन में गिवन है। सो कोई भी वेक्टर जो हमें ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर निकालना है, कैसे निकलता है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके निकल जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो 7 4 28 + 4 तो 32 लिख लेता हूँ डायरेक्ट, माइनस जे 7 - 4 3 लिख लेता हूँ, प्लस के -2 - 12 तो -14 लिख लेता हूँ। अब देखो, जो हमारा डी वेक्टर होगा वो होगा तो कुछ इसी डायरेक्शन में, पर इसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है। तो उस मैग्नीट्यूड को एडजस्ट करने के लिए इन्होंने हमें ये कंडीशन दी है। सो डी वेक्टर का डायरेक्शन तो यही है, पर मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है। तो मैं बोलता हूँ कि जो हमारा डी वेक्टर है दैट विल बी लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस थिंग। तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए है, मैग्नीट्यूड इसका एडजस्ट हो जाएगा। डायरेक्शन तो देखो यही प्रोवाइड करेगा। जो भी मैग्नीट्यूड अगर सपोज इससे कम हुआ तो इसकी वैल्यू 1 से छोटी आ जाएगी कुछ, है ना। और अगर इसका मैग्नीट्यूड मतलब इससे ज़्यादा हुआ डी वेक्टर का, तो लैम्डा की वैल्यू हो सकता है 1 से ज़्यादा आ जाए, वो डिपेंड करता है। अब इन्होंने हमें कंडीशन दी है क्या, कि सी डॉट डी की वैल्यू कितनी है, 15 है। सी डॉट डी कितना है, 15 है। तो सी अपना ये है और डी वो है। सो लैम्डा को चलो लिख देता हूँ एक बार, 2i कैप - j कैप प्लस 4k कैप का डॉट प्रोडक्ट करना है आपको डी वेक्टर के साथ। लैम्डा को मैं बाहर लिख लेता हूँ, 32i कैप -3j कैप -14k कैप के साथ, और ये 15 के इक्वल आना चाहिए। सो आई होप मैंने सारी कैलकुलेशन सही करी हूँ। सो ये कितना है, 64 + 3 और 14 4 56।
इज इक्वल टू 15। तो ये कितना हो रहा है 67 can't help 11 lambda is equals to 15, so lambda is equal to 15 by 11। वैसे तो मेरे को कैलकुलेशन ठीक लग रही है, फिर भी एक बार हल्का दूर जाके देख लेता हूँ। तो यहाँ पे 28 + 4 32 7 माइनस 6 1 आएगा, यहाँ पे 7 - 6 1 आएगा। तो 9 आ गया यहाँ पे। अब थोड़ा कट रहा है ना भाई, तो सही लग रहा है इसमें, अदरवाइज तो लग रहा है पता नहीं क्या ही हो गया। 5/3। तो इस हिसाब से डी वेक्टर की अपने पास अब वैल्यू आ जाएगी 5/3 टाइम्स ऑफ 32i कैप माइनस जे कैप माइनस 14k कैप। डी वेक्टर ही कैलकुलेट करना होगा आई गेस, फाइंड डी वेक्टर। क्लियर है? क्योंकि इन दोनों के परपेंडिकुलर था तो क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, पर इन दोनों के परपेंडिकुलर है, सिर्फ इतना पता है, मैग्नीट्यूड तो चेंज हो सकता है। सो क्रॉस प्रोडक्ट करके एक डायरेक्शन मिला, इस डायरेक्शन में डी होगा, पर मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, इसलिए यहाँ लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया। एक और कंडीशन गिवन है, इससे हमने लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर दी। ठीक है, अब उस कंडीशन से जब हमारे पास लैम्डा आ गया, वापस हमने डी में डाल दिया, तो अपने पास जो डी की वैल्यू है वो भी आ गई। चलो भाई आगे चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शाबाश, ये तो इजी क्वेश्चन आ गया। देखो कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आए, काफ़ी बार आएंगे आपके सामने। सो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, देखो आपको a + b + c 0 के इक्वल दे रखा है और इसकी वैल्यू पूछ रखी है। अगर तो सपोज मैं यहाँ दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देता हूँ, यहाँ पे, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा। इस तरफ क्या हो जाएगा, देखो a² और a² का मतलब क्या होता है a × a। अब a.a जब मैं करता हूँ तो वो मैंने आपको बताया किसके इक्वल होता है, a mod के स्क्वायर के इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि cos थीटा कितना रहता है, यहाँ पे 1 रहता है। आ गई बात समझ में? सो a mod का स्क्वायर प्लस b mod का स्क्वायर प्लस c mod का स्क्वायर प्लस a + b का होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, 2a.b प्लस b.c प्लस c.a किसके इक्वल आ रहा है, 0 के। ठीक है, अब क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे मिसिंग है, ये देना चाहिए था, इफ दिस इज दैट, वो कैलकुलेट करने के लिए बोला है। यहाँ पे यूनिट वेक्टर गिवन है, तो बेसिकली इनका मैग्नीट्यूड 1 है। जीरो के इक्वल हो जाएगा। सो a.b प्लस b.c प्लस c.a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2, सॉरी -3/2। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन था कि उनका डॉट प्रोडक्ट क्या है, 1 है, सॉरी मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। तो इस तरीके से हमने ये कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अच्छा भाई, अब ये कुछ थोड़े से ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन मैंने डाल दिए इसमें, 2-3 ही हालांकि। देखो a क्रॉस b का मतलब क्या होता है, a का मॉड b का मॉड साइन थीटा n कैप का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, a का मॉड b का मॉड कॉस थीटा का स्क्वायर 400 के इक्वल है। अच्छा भाई, अब अगर आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, तो आप ये बोल सकते हो कि सर ये होगा a के मॉड का स्क्वायर, b के मॉड का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा और n कैप का स्क्वायर, तो 1 ही हो जाएगा वो, क्योंकि यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b है वो। कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 400 के इक्वल है। अब यहाँ से अगर आप a के मॉड का स्क्वायर और b के मॉड का स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बन जाएगा, जो कि 1 के इक्वल होता है। अच्छा, इसके अंदर a के मॉड के स्क्वायर की वैल्यू डाल दी तो 25, यहाँ पे b के मॉड का स्क्वायर 400 के इक्वल, तो b के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये इधर चले जाएगा तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। सो b का मॉड कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ±4 मत लिखना, क्योंकि मॉड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, हालांकि इस तरीके की एक इक्वालिटी भी होती है कि a क्रॉस b का स्क्वायर
प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए मॉड का स्क्वायर बी मॉड का स्क्वायर। वही हमने यहाँ पे ड्राइव करने की कोशिश करी थी कि इस पूरे का स्क्वायर आखिरी में किसके इक्वल आ गया, ए मॉड स्क्वायर बी मॉड स्क्वायर के इक्वल आ गया। ठीक है, ओके नाइस। अगले क्वेश्चन में क्या दिया, अगेन देखो ये कुछ इसी टाइप का है कि जहाँ पे इसका मतलब जो भी रिजल्टेंट है वो अपने को पता है, तो हमने स्क्वायरिंग कर दी थी। तो यहाँ पे भी सिमिलर ही कुछ काम करने वाले हैं हम, हालांकि रीड भी नहीं किया मैंने, बस इसको देख के ही पहचान लिया। ए एंड बी आर टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, यानी कि दे हैव गिवन अस दैट कि ए और बी परपेंडिकुलर है, यानी कि उनका डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0 है। सो अगर इसमें मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी 169 के इक्वल है। ए की वैल्यू 5 है तो ये ए के मॉड की वैल्यू 5 है तो 25 हो गया। बी का मॉड का स्क्वायर, अच्छा ये 0 गिवन है, इज इक्वल टू 169। अब यहाँ पे आप लेफ्ट राइट करके कैलकुलेट कर सकते हैं, बी का मॉड कितना आ जाएगा आपके पास, 12 आ जाएगा। 169 माइनस 25 144 का रूट अंडर 12। ठीक है, ओके नाइस। इसके अंदर क्या दिया है, फाइंड द एंगल बिटवीन, अगेन देखो सेम ही क्वेश्चन आ गया। ए एंड बी आर टू यूनिट वेक्टर्स, यानी कि इनका मॉड पता है मेरे को, ए का मॉड 1 है और बी का मॉड भी 1 है। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी गिवन दैट दिस इज अ यूनिट वेक्टर, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है अपने को, 1 दे रखा है। यानी कि अगेन फाइनल वैल्यू नोन है, स्क्वायरिंग कर लेंगे। सो 3a के मॉड का स्क्वायर प्लस b के मॉड का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में √3a डॉट b किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। a के मॉड 1, b का मॉड 1 माइनस 2√3a डॉट b 1 के इक्वल हो गया। सो a डॉट b किसके इक्वल हो गया, -3 अपॉन में -2√3, यानी कि √3/2 के इक्वल हो गया। अब ये किसके इक्वल होगा, a का मॉड b का मॉड कॉस थीटा के √3/2। तो ये तो 1 1 है, तो कॉस यूनिट वेक्टर दिया है ना क्वेश्चन में, सो ये √3/2 के इक्वल हो गया। तो थीटा की वैल्यू π/6 आ गई यहाँ से। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ गया होगा। ठीक है, चलें आगे, शाबाश। सो लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, रेड कलर से करता हूँ इसको। भाई फाइनली लग नहीं रहा था मेरे को आज ये पूरा हो पाएगा, क्योंकि मेरी क्लास है जस्ट अभी, ठीक है, तो मेरे को लग रहा था कि आज आधा ही ये छोड़ना पड़ेगा, देन सेकेंड पार्ट, पर हो ही गया। मैंने थोड़ा सा फास्ट किया, तो हालांकि हो सकता है मैंने ये जोक वोक तुम्हारे बिल्कुल सीरियस होके पढ़ा दिया है, पर हाँ रिवीजन के लिए भी अच्छी क्लास हो गई है, क्योंकि काफ़ी फास्ट रही है ना, तो कोई फालतू बकवास नहीं है। ए क्रॉस बी इसके इक्वल है, और ये जो भी दिया है शो करना है कि ये दोनों पैरेलल है। अगर तो दो चीज़ पैरेलल हैं तो क्या इनके क्रॉस प्रोडक्ट को 0 शो कर सकता हूँ? देखो कैसे करेंगे, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस डी क्रॉस बी प्लस डी क्रॉस सी, नॉर्मल ब्रैकेट ओपन किया है। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, कट नहीं रहा। देखो ए क्रॉस बी है, अगर मैं देखो मैंने यहाँ पे आपको जब डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट बताया है तो वहाँ पे नोट कराया था कि ए क्रॉस बी इज माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। बेसिकली इफ यू वांट टू रिवर्स द ऑर्डर यू हैव टू चेंज द साइन। सो देखो उसी चीज़ का मैं यहाँ पे अब इस्तेमाल करने वाला हूँ। कैसे कि अगर आपको इसको सी क्रॉस ए लिखना है, सी क्रॉस ए है, हालांकि है ही नहीं, चलो कोई नहीं, इसका मत करो चेंज। अगर इसको बी क्रॉस डी लिखना है तो आपको आगे का साइन चेंज करना पड़ेगा। इसको अगर सी क्रॉस डी लिखना है तो आगे का साइन चेंज करना पड़ेगा। अब अगर आप ध्यान से देख लो तो ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी इक्वल दे रखे हैं तो कैंसिल, और ए क्रॉस सी और बी क्रॉस डी भी इक्वल दे रखे हैं तो कैंसिल। तो ये 0 आ गया, एज क्रॉस प्रोडक्ट इज 0 देयरफॉर the given two vectors are parallel. So that's it guys. So आज की क्लास के लिए इतना ही रख लेते हैं। तो वेक्टर्स आज हमने कंप्लीट कर लिए। अगली क्लास में जब मैं आपसे मिलूंगा तो मैं 3D के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है, और उसको भी हम एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे। मेन चीज़ हमने यही पढ़ा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में, कि अगर तो डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ए बी कॉस थीटा हो जाएगा, अगर तो क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ए बी साइन थीटा हो जाएगा। अगर तो आपको दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो आप डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं, अगर तो आपको दो वेक्टर को पैरेलल प्रूफ करना है तो आप क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं।
अगर तो आपको एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो दोनों गिवन वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो तो आप क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्शन निकालने के लिए आप डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन एंगल निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ट्राइंगल या फिर पैरेललोग्राम का एरिया अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, बस थोड़ा सा मेट्रिसेस मैंने ऐसा है कि जिसकी कैलकुलेशन आज आपको नहीं बताई, आई होप वो आपको पहले से आती थी। ठीक है, इतना कुछ उसके अंदर बहुत है नहीं। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर तो कुछ यूज़फुल लगी हो तो इसको लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आने वाली क्लासेस के बारे में भी पता चलता रहे। ठीक है, थैंक यू, टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।